काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 15। केल ने टूनका को चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ चिल्लाते हुए सुना। इसे तुरंत तैयार करो। अचानक बीच में युद्ध के लिए एक अखाड़ा बनने लगा। इसमें कुछ खास नहीं था। युद्ध के लिए पागल नागरिकों ने प्रशिक्षण मैदान के पास कुछ टेंट हटा दिए ताकि युद्ध के लिए एक बड़ा क्षेत्र तैयार हो सके। कमजोर इंसान, मोटा इंसान तुम्हें घूर रहा है। राउंड की आवाज सुनकर केल ने अपनी नजरें घुमा ली। बिलोस दूर से केल को घूर रहा था। केल ने लापरवाही से बिलोस की ओर भगाने का इशारा किया। मुखिया बिलोस के बगल में थे, लेकिन अब इस बारे में चिंता करने का समय नहीं था। केल ने अपनी नजर सामने की ओर घुमाई, तभी उसके सामने एक छाया दिखाई दी। मैं तुम्हें आगे तक ले जाऊंगा। ये बड़ी महिला पेलिया थी, टूनका की बाईं भुजा और भाले की मास्टर। उसने अखाड़े के दर्शकों के सामने की ओर इशारा किया। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केल एरेना के सबसे नजदीकी स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। अगर टूनका उड़ जाता या चोईहान गलती से अपनी आभा को गलत जगह पर छोड़ देता तो वह सबसे पहले मर जाता। हमें आपको सबसे अच्छा स्थान देना होगा। जैसे ही पेलिया ने ये कहा और आगे देखा, केल ने सैनिकों को अखाड़े के केंद्र तक जाने के लिए रास्ता बनाते देखा। ऐसे जंगली लोगों का इतना समन्वय होना एक चमत्कार था। पेलिया वास्तव में वाइस जनरल के पद की हकदार थी। केल ने आह भरी और अखाड़े के सामने की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। उसने पहले ही अपनी प्रभावशाली आभा को छिपा लिया था, लेकिन पेलिया और सैनिक केल से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उसकी धीमी चाल से ऐसा लग रहा था कि वह आराम से टहल रहा है, जबकि उसके पीछे चल रहे युवक और युवती खतरनाक लग रहे थे। तुम खतरनाक जगह क्यों जा रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम कमजोर हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पंजे की नोक जितनी मजबूत हो गई हो। लेकिन केल धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि वह जाना नहीं चाहता था। वह राउंड के झगड़ों के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। रोजलिन और लॉक भी केल के पीछे पीछे चलते हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। युवा मास्टर केल, यह क्या है? रोजलिन ने सावधानी से उस क्षेत्र की ओर देखा जहां चोईहान और टूनका एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। क्या होगा अगर इससे वे हमसे नफरत करने लगे? घृणा। केल की आंखें भ्रम से भरी थीं। इसके बाद लॉक केल के पास गया और फुसफुसाने लगा। जैसा कि नूना ने बताया, क्या ये बुरा नहीं होगा यदि चोईहान ह्यून जीत जाता है? क्या होगा यदि वे क्रोधित हो जाएं? क्या आपको नहीं लगता कि टूनका क्रोधित हो जाएगा और हमारे साथ व्यापार न करने का निर्णय लेगा? न तो रोजलिन और न ही लॉक को चोईहान के जीतने पर कोई संदेह था। केल के लिए भी यही बात थी। हालांकि केल उन दोनों से थोड़ा अलग सोच रहा था। केल धीरे धीरे उन कुर्सियों पर बैठ गया जो उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए रखी गई थी। फिर उसने अपने दोनों ओर खड़े दो लोगों की सीटों की ओर इशारा किया। क्या आप पूरे समय खड़े रहेंगे? रोजलिन और लॉक अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और उनके चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव थे। तभी केल की आवाज उनके कानों तक पहुंची। चिंता करने की कोई बात नहीं है। टूनका उतना मजबूत नहीं था। बेशक वह आम लोगों की तुलना में मजबूत था, लेकिन विल और ड्रैगन्स की तुलना में वह बेहद कमजोर था। हालांकि टूका कभी भी इस स्थिति में नहीं आता यदि वह किसी शक्तिशाली प्राणी से मिलने के बाद कष्ट झेलता और उन सभी से बदला लेने की कसम खाता। वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे। बस चारों ओर देखो। केल ने जब खुली जगह की ओर इशारा किया तो रोजलिन ने अपनी नजर घुमाई। यह उसी क्षण की बात है। वो खुली जगह में आवाजें गूंज रही थी। अखाड़े के चारों ओर सैनिकों की चीखें रोजलिन के कानों में गूंज रही थी। और भी बहुत कुछ था। बूम बूम बूम। नागरिकों के पैरों की धमक की आवाज पूरे इलाके में फैल गई। लॉक, जो देख रहा था, अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस कर सकता था। जब नागरिकों ने पैर पटकना शुरू किया तो सैनिकों और शूरवीरों ने भी पैर पटकना शुरू कर दिया। वो बूम बूम बूम। और धीरे धीरे वह शोर बढ़ता गया। ऐसा लगा जैसे धरती ही चिल्ला रही हो। युवा स्वामी, क्या क्या हो रहा है? डरपोक लॉक ने पीले भाव से केल की ओर देखा। वह देख सकता था कि केल मुस्कुरा रहा है। उन्होंने लॉक और रोजलिन दोनों के लिए उत्तर दिया। जीत या हार उनके लिए मायने नहीं रखती। तभी पेलिया कैले के पास आकर उसके पीछे बैठ गई। उसने भी कैले की बातें सुनी। योद्धाओं का अनुष्ठान। वह बैठना बंद कर दिया और केल की ओर देखा, जो पेलिया की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिए बिना आगे की ओर देखता रहा। दोनों योद्धा धीरे धीरे अखाड़े में घुस गए। चोईहान और टूनका। केल उन दोनों की ओर देखते हुए बोलता रहा। लड़ने के लिए टूका के लोगों के लिए जीत या हार महत्वपूर्ण नहीं थी। लड़ाई ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो मायने रखती थी। खास तौर पर अगर प्रतिद्वंद्वी दुश्मन न हो तो योद्धाओं के बीच लड़ाई पवित्र होती थी। केवल यही महत्वपूर्ण है। केल ने बोलना समाप्त किया और कुर्सी की पीठ पर जितना संभव हो सके झुक गया। टूनका और चोईहान को मैदान में प्रवेश करते देख उसे चोट लगने का डर था। उसी समय उसे राउंड की आवाज सुनाई दी। चिंता मत करो कमजोर इंसान, मैं उन दोनों से ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी। ये दया से भरी आवाज थी। केल को राउंड की आवाज का लहजा पसंद नहीं आया, इसलिए वह पीछे मुड़ने से पहले पीछे की ओर झुक गया। यह क्या है? ये कुछ भी नहीं है क्या? केल ने देखा कि पेलिया नीचे बैठी हुई थी और उसने अपनी नजर आगे की ओर घुमाई। फिर वह भी सीधा होकर बैठ गया। वह नहीं चाहता था कि टूनका के प्रति वफादार पेलिया उसके लापरवाह व्यवहार के कारण नाराज हो जाए। हाँ, कायरता से मत बैठो और गर्व से बैठो। मानव, तुम अच्छा कर रहे हो। केल ने राउंड की बकवास को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि टूनका के अन्य अधीनस्थों में से एक होता रेफरी के रूप में आगे बढ़ रहा था। ऐसा नहीं है कि उन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, जब तक आपका विरोधी बेहोश न हो जाए या हार न मान ले। यही इन लोगों का नियम था। ऐसी लड़ाई में बेहोश होना इन लोगों के लिए शर्मनाक बात थी। युवा स्वामी, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप आराम कर सकती हैं मिस रोजलिन। केल ने रोजलिन के सवाल का जवाब दिया और देखा कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होटा चिल्लाने लगा। फिर उसने एक छोटी सी बांसुरी बजाई। बीप। लड़ाई शुरू हो गई थी। अच्छा होता अगर वे तुरंत एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ते, लेकिन चोईहान और टूनका दोनों ही बिना हिले डुले एक दूसरे को घूरते रहे। केल ने बिना कुछ सोचे ये सब देखा। उस समय वो टूनका की आवाज सुन सकता था।
अखाड़ा बड़ा था, लेकिन चूंकि वे आगे थे इसलिए उनकी आवाज सुनना मुश्किल नहीं था। ये भी मदद करता था कि टूनका की आवाज बहुत तेज थी। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है कि कमजोर आदमी क्या सोचता है? कमजोर? केल को ऐसा लगा जैसे यह उसी की ओर इशारा कर रहा था। चोई हान मुझसे सावधान है। क्यों? केल के मन में एक सवाल था, लेकिन वह अब इसके बारे में सोच नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोजलिन और लॉक लगातार उसकी ओर देख रहे थे। टूनका निश्चित रूप से उसे संदर्भित कर रहा था जब उसने कमजोर कहा। उस समय चोई हान की आवाज सुनी जा सकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने अभी अभी क्या कहा? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। केल टूनका के चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान देख सकता था। मैंने कहा कि आपको इसकी परवाह क्यों है कि कमजोर लोग क्या सोचते हैं? कमजोर लोग ही किसी भी युद्ध के मैदान में सबसे पहले मरते हैं। मुझे यकीन है कि आप ये जानते होंगे। रोजलिन और लॉक भौहें सिकोड़ने लगे। उसी समय उन दोनों ने अपने कानों में कुछ सुना। सांस। केल की आह ने लॉक को चुप करा दिया। लॉक के पंजे तेज होते जा रहे थे और धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे। रोजलिन ने अपनी उंगलियों से उसका चेहरा छुआ। हालांकि जल्द ही उन दोनों ने हिलना बंद कर दिया। बेचारा कमीना डॉट डॉट डॉट। बेचारा कमीना। उन दोनों के चेहरे पर उलझन थी जब वे कैल की ओर देख रहे थे। कैल के चेहरे पर एक खाली भाव था, जैसे कि उसने पहले कभी आह नहीं भरी थी जब वह अखाड़े की ओर देख रहा था। चोई हान, जिसे केल जानता था, उसे अंधेरे के जंगल के नाम से जाने जाने वाले नरक में ले जाया गया था जब वह हाई स्कूल में सिर्फ द्वितीय वर्ष का छात्र था। वह लंबे समय तक उस जंगल में सबसे कमजोर अस्तित्व था। केल को टूका के लिए बुरा लगा, जो ऐसे व्यक्ति से कह रहा था कि सबसे कमजोर व्यक्ति सबसे पहले मरेगा। युवा मास्टर केल, आप किसे गरीब कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप स्वयं ही देख लीजिए। केल ने रोजलिन को जवाब देने के बजाय अखाड़े की ओर इशारा किया। उस समय चोई हान ने अपनी कमर से तलवार का पट्टा निकाला। चोई हान के हवा में फेंकते ही तलवार अखाड़े के कोने से उड़ गई। प्लॉप। केल को तलवार के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने बस अपना सिर हिलाया और बुदबुदाने लगा। किसी को अपने नंगे हाथों से पीटना निश्चित रूप से बेहतर है। लॉक और रोजलिन दोनों चौंक गए और उन्होंने देखा कि केल के शब्द वास्तविकता बन गए। वाह, उफ। रोजलिन अब बता सकती थी कि केल किसे बेचारा कह रहा था। पाव पाव, धमाका, बूम। अखाड़ा शांत था, कोई भी बोल नहीं पा रहा था। हालांकि राउंड की आवाज कैल के दिमाग में गूंज रही थी। उसे बुरी तरह पीटा जा रहा है। राउंड सही था। चोई हान बिना कुछ छिपाए टूनका को पीट रहा था। उफ, तुम कमीने। टूनका अपने आकार के अनुसार बहुत तेजी से आगे बढ़ा और चोई हान की ओर दौड़ा और एक मुक्का मारा। वेदना। चोई हान ने अपनी हथेली से उसे रोका तो उसने एक प्यारी सी आवाज निकाली। चोई हान ने फिर टूनका के हाथ को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और टूनका की ओर दौड़ा। ये सब एक पल में हुआ। केल उस बिंदु से आगे नहीं देख सकता था, हालांकि वह इसे सुन सकता था। बूम। टूनका का शरीर जमीन पर गिर गया। इस टक्कर से मैदान धूल से भर गया। उफ। टूनका को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि केल देख सकता था कि टूनका अभी भी मुस्कुरा रहा था। बहुत बढ़िया, ये ताकत। संघर्ष की लड़ाई। उफ, आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। हालांकि चोई हान ने टूनका को मुस्कुराते रहने नहीं दिया। केल ने देखा कि टूनका ने चोई हान के हमले को रोकने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं, लेकिन चोई हान के किक ने टूनका को हवा में उछाल दिया। उफ, हा। टूनका हंस रहा था, फिर भी उसे उड़ा दिया गया। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और फिर से हमला करने की कोशिश की। हालांकि परिणाम वही रहे। वह बार बार पिटता रहा। केल को केवल टूनका के खून से सने कपड़े दिखाई दे रहे थे, उसका चेहरा जो धीरे धीरे इतना सूज रहा था कि वे ये भी नहीं बता सकते थे कि वह टूनका है, और धूल जो लगातार हवा में उड़ रही थी। हे, मैं नहीं गिरूंगी। टूनका लड़खड़ाते हुए एक तरफ चला गया। उस समय केल को राउंड की गंभीर आवाज सुनाई दी। योजक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मार खाने के बाद वह क्यों हंस रहा है? क्या उसे मार खाने में मजा आता है? केल ने आसमान की ओर देखा। हालांकि वह अभी भी कुछ ऐसा सुन सकता था जैसे किसी को मुक्का मारने वाले बैग से पीटा जा रहा हो। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि चोई हान, जो वेल के खिलाफ लड़ सकता था, टूनका को आसानी से हरा न सके। केवल चोई हान में ही राउंड और वेल किंग शिकलर दोनों के खिलाफ लड़ने की ताकत थी। वह वास्तव में मुख्य किरदार की अपनी उपाधि के हकदार थे। पाव पाव। केल जिज्ञासा से आकाश की ओर देखता रहा। चोई हान टूनका को पीटना कब बंद करेगा? क्या टूनका की ताकत खत्म होने का समय नहीं आ गया था? हालांकि टूनका बहुत ताकतवर था। युवा मास्टर कैले, क्या हमें चोई हान को नहीं रोकना चाहिए? केल ने रोजलिन के सतर्क प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दिया। हम योद्धाओं के अनुष्ठान में शामिल नहीं हो सकते। ये केवल योद्धाओं में से किसी एक की इच्छा से ही समाप्त हो सकता है। हम बस इस पवित्र अनुष्ठान को किनारे से देख सकते हैं। केल को नहीं पता था कि जब वह ये कह रहा था तो सभी उच्च श्रेणी के योद्धा उसकी ओर देख रहे थे। उसने बस एक और मुक्का मारने की आवाज और फिर एक धमाके की आवाज सुनकर वापस नीचे देखा। हे, तुम सच में बहुत ताकतवर कमीने हो। थूको। टूनका ने थोड़ा खून थूका और हंसता रहा। चोई हान ने घृणा से उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि चोई हान को एहसास हो गया था कि टूनका कितना पागल है। चाहे उसे कितनी भी पिटाई क्यों न की जाए, वह हमेशा मुस्कुराता रहता। बार बार बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी वह फिर से खड़ा हो जाता। वह कभी हार नहीं मानता। वह बच्चों के कार्टून के किसी किरदार की तरह लगता था। यही कारण है कि वह इतना पागल है। केल को टूनका का मनोबल गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। वह ये भी नहीं बता पा रहा था कि टूनका की आंखें अब खुली भी हैं या नहीं। टूनका बहुत बुरा लग रहा था। वह चिल्लाया और एक बार फिर आगे बढ़ा। आह। इसके बाद टूनका उड़ने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा लग रहा है कि वह उड़ान भरने वाला है। टूनका आसमान में बहुत ऊपर उछल गया। चोई हान की आधी पारदर्शी काली आभा ने टूनका को हवा में उछाल दिया था। डी चकमा। सबको चाल। सैनिक टूनका के शरीर को चकमा देने के लिए पीछे की ओर भागे, क्योंकि टूनका उनकी ओर उड़ता हुआ आ रहा था। बूम। एक बड़ी खाई बन गई थी, जैसे कि कोई उल्का गिरकर विस्फोट कर गई हो। टूनका इस खाई के अंदर बेहोश हो गई थी।
बेहोशी ही वह चीज थी जो टूनका को सबसे शर्मनाक लगी। चोई हान कईल के पास ऐसे गया जैसे उसे टूनका की जांच करने की जरूरत ही न हो। कईल जल्दी से उठ गया, मानो यह वह क्षण था जिसका उसे पूरी लड़ाई के दौरान से इंतजार था। रोजलिन और लॉक, जो उस समय उठ खड़े हुए थे, हड़बड़ाने लगे। टूनका के अधीनस्थों के लिए भी यही स्थिति थी जो टूनका की ओर बढ़ रहे थे। वह एहसास जो उन्हें पहले भी हुआ था, वह कोमल लेकिन चिंताजनक एहसास। केल ने अपना हाथ चोई हान की ओर बढ़ाया जो उसके पास आया था। अच्छा काम, हाँ केल निम। चोई हान ने केल का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराने लगा। केल ने चारों ओर देखने से पहले अपने शरीर को प्रभावशाली आभा से घेर लिया। टूनका के साथियों ने चोई हान और खुद को जो नजर दी, वह टूनका के समूह द्वारा उन्हें दी गई मूल नजर से बिल्कुल अलग थी। केल के चेहरे पर मुस्कान थी। अब ये ठीक से सेट हो गया था। ये बिल्कुल वैसा ही सेट हो गया था जैसा केल चाहता था। टैप टैप। टूनका की नींद किसी के गल थपथपाने से खुली। कलिया उसे जगा रही थी। हालांकि टूनका केल को देख रहा था जो उसके पीछे था। केल ने नीचे गिरे हुए टूनका की ओर देखा और बोलना शुरू किया, मुझे जादुई टॉवर पर ले चलो। टीजर, कल्पना कीजिए कि यह एक आदमी है जो मुक्का मार रहा है। केल टूनका के चेहरे पर आए बदलाव को देख सकता था। उसने कुछ बार पलकें झपकाई और फिर धीरे धीरे भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया, जैसे उसे याद हो कि क्या हुआ था। मेरी हार हुई। हालांकि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वे शांत थे। इसके बाद केल ने बोलना जारी रखा। यह अभी भी योद्धाओं की लड़ाई थी। टूनका ने केल को खाली आंखों से देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर इस भाव के साथ वह बेहद बदसूरत लग रहा था। उसका चेहरा, जो पहले से ही पिटाई के कारण ऑफ जैसा लग रहा था, अब म्यूटेंट ट्रोल के चेहरे जैसा लग रहा था। यह नीले रंग के घावों से भरा हुआ था। केल ने उस बदसूरत चेहरे को देखना बंद करने के लिए मुंह फेर लिया। उसने मुड़ते ही टूनका को बोलना शुरू करते हुए सुना। टूनका पेलिया से बात कर रही थी। आज एक नया योद्धा प्रकट हुआ है। टूनका की तेज आवाज सुनकर केल ने सैनिकों को अपनी ओर आते देखा। नागरिकों के चेहरों पर उत्सुकता थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अपने नेता को बेहोश होने के लिए नीची नजर से देख रहे थे या अपने नेता की पिटाई करने के लिए चोई हान के प्रति कोई दुश्मनी रख रहे थे। योद्धा, यह एक शानदार उपाधि थी जो उन बेवकूफ जादूगरों के लिए अतुलनीय थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस उपाधि का हकदार था सामने आया था। आज रात हम जश्न मनाएंगे। इसकी तैयारी करो। बूम बूम बूम। नागरिकों ने फिर से अपने पैर पटकने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने चोई हान और टूनका दोनों का उत्साहवर्धन किया। हालांकि इन नागरिकों को ऐसे कार्यों के कारण बर्बर कहा जाता था, लेकिन केल को इसकी परवाह नहीं थी। बेशक कुछ सैनिक ऐसे भी होंगे जिनका मनोबल टूका की हार के कारण गिर जाएगा, साथ ही कुछ उच्च पदस्थ लोग भी होंगे जो केल के दल के प्रति शत्रुता रखेंगे। यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। उसे बस वही लेने की जरूरत थी जो उसे लेने की जरूरत थी। केल ने टूनका को उसके पीछे चोई हान से बात करते हुए सुना। योद्धा, अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मुहाहाहा। केल ने पलटकर देखा कि चोई हान गहरी भौहें सिकोड़ रहा था। उपन्यास में चोई हान को टूनका से बहुत नफरत थी। फिर उसने टूनका को उससे बात करते हुए सुना। हमारे समझौते के अनुसार मैंने इसे कम नष्ट किया। इसका मतलब था कि वे अब जादुई टॉवर देखने जा रहे थे। केल वापस ऊपर चढ़ा और पीले बिल्लोस के कंधे को थपथपाया। बिल्लोस, जी श्रीमान, जाओ और बेस के बाहर से सबको बुला लाओ। बिल्लोस असमंजस में लग रहे थे, लेकिन किसी और की ओर इशारा करने से पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया। बेशक, लेकिन पहले मुझे किसी से मिलवाना है। केल ने उस ओर देखा जिसकी ओर बिल्लोस इशारा कर रहा था। भूरे बाल और भूरी आंखें और साथ ही एक बेहद औसत चेहरा। वह बहुत आम और औसत लग रहा था, लेकिन यह इतना ज्यादा था कि वह अनोखा लग रहा था। युवा मास्टर निम, ये चीफ हारोल निम है। वह वर्तमान में पूरे गुट का प्रभारी सर्वोच्च प्रमुख है। हेरोल, वह गैर जादूगर गुट का एक आवश्यक सदस्य था। आपसे मिलकर खुशी हुई, युवा मास्टर केल निम। मेरा नाम हेरोल है। विपर किंगडम के किसानों के पास कोई उपनाम नहीं था। केल ने अपना हाथ हेरोल की ओर बढ़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं केल हूँ। हेरोल ने सावधानी से केल का हाथ हिलाया और फिर धीरे से फुसफुसाने लगी। मुझे लगता है कि युवा मास्टर कैले निम ही वह हैं जिनके बारे में हमारे नेता टूनका निम ने कहा था कि वे मैजिक टॉवर को बेचने जा रहे हैं। केल ने कुछ नहीं कहा और केवल मुस्कुराकर हेरोल का हाथ छोड़ दिया। हेरोल न तो बहुत रणनीतिक व्यक्ति था और न ही एक मजबूत व्यक्ति। उसके पास कोई अनोखी योग्यता भी नहीं थी। वह एक महान वैज्ञानिक था, लेकिन अन्य प्रमुखों की तुलना में उसमें कमी थी। हालांकि वह गैर जादूगर गुट के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जादूगरों ने अपनी जादुई क्षमताओं के कारण खुद को आम नागरिकों से ऊपर माना था। हेरोल ही वह व्यक्ति था जिसने लोगों को इस तरह के अत्याचार से बचाने का विचार सामने रखा था। उनके लिए वह एक नायक था। लोग उसका अनुसरण इसलिए करते थे क्योंकि वह एक औसत व्यक्ति था। टूनका और हेरोल, ये जोड़ी विपर किंगडम के नागरिकों के लिए आशा की किरण थी। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि अब हमें बहुत सी बातें करनी है। गैर जादूगर गुट को पैसे की जरूरत थी। हेरोल शायद कैल से जितना संभव हो सके उतना पैसा लेना चाहता था। उस समय कैल को अपने सिर में राउंड की आवाज सुनाई दे रही थी। कितना झूठा है। ड्रैगन वाकई बहुत तेज था। केल ने हेरोल को धीरे से जवाब दिया। मुझे ऐसा लगता है यह एक अनुचित व्यापार है। यह व्यापार टूनका से नहीं बल्कि हेरोल से शुरू हुआ था। केल जादुई टॉवर के सामने खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। 20 मंजिला मैजिक टॉवर पूरे महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची इमारत थी। सबसे ऊंची इमारत एम्पायर की अल्केमिस्ट बेल टॉवर थी। यह मेरी अपेक्षा से बेहतर है। टूनका ने मैजिक टॉवर को उससे कम नुकसान पहुंचाया था जितना केल ने अनुमान लगाया था। केवल कुछ बाहरी दीवारें ही नष्ट हुई थीं। इसकी तुलना में सभी खिड़कियां और अंदर का हिस्सा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। जादुई टॉवर में बस इतना ही नहीं है। केल जादुई टॉवर से दूर मुड़कर टूनका की ओर देखने लगा। क्या आप भी अंदर जा रहे हैं? इस प्रश्न से टूनका के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? मैं उस गंदी जगह पर क्यों जाऊंगा? गंदी जगह? टूनका इस प्रसिद्ध इमारत को, जो पूरे पश्चिमी महाद्वीप में जानी जाती थी, गंदी जगह कह रहा था।
यह उसके लिए गंदी थी क्योंकि इस इमारत के अंदर नागरिकों का खून, पसीना और आंसू बहाए गए थे। हेरोल आपका मार्गदर्शन करेगा, टूनका ने कहा कि बीकरॉक्स, हिल्समैन, वुल्फ बच्चों और लॉक की ओर देखने से पहले। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे उनसे भी तेज गंध आ रही थी। फिर उसने केल की बाहों में 2 छोटे बिल्ली के बच्चों की ओर भी देखा। इसके बाद उन्होंने चोईहान की ओर देखा जो रोजलिन से बात कर रहे थे, और फिर सहजता से बोलना शुरू कर दिया। आप दिलचस्प हैं क्योंकि आप कमजोर हैं। केल ने स्वाभाविक रूप से टूनका की उपेक्षा की, तथापि टूनका बोलता रहा। एक कमजोर व्यक्ति जो अजीब तरह से मजबूत लगता है। हालांकि टूनका कुछ और नहीं कह सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि चोईहान ने उसे घूरना शुरू कर दिया था। टूनका ने चोईहान की घूरती निगाहों को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वह उसके पास जाता। क्या तुम फिर से लड़ना चाहते हो? चोईहान ने टूनका को अनदेखा करने से पहले आह भरी। बिल्लोस और हेरोल को एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए देखने से पहले केल ने टूनका और चोईहान की बातचीत को देखा। फिर उसने अपनी बाहों में बिल्ली के बच्चों को सहलाना शुरू कर दिया और चुपचाप गाना शुरू कर दिया। चलो एक चूहा पकड़ते हैं, चलो एक चूहा पकड़ते हैं। कितने चूहे? ओन का अगला पंजा केल की बाहों में हिल रहा था। नल, उसने उसे एक बार मारा। केल ने बोलना जारी रखा, लेकिन उसे चोट मत पहुंचाओ, जीवन अनमोल है। हॉर्न ने अपना अगला पंजा हिलाने से पहले नाक सिकोड़ी। टैप टैप, उसने 2 बार थपथपाया, इससे पहले कि उसकी दुम हिलने लगे। केल और हॉर्न के चेहरों पर मुस्कान देखकर ऑन ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। जितनी देर वे साथ रहे, उनकी खलनायकी मुस्कान एक जैसी होती जा रही थी। हालांकि उनकी पूंछ भी हिल रही थी। उसी क्षण एक धीमी सी आवाज केल के मन में गूंज उठी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं, मानव? राउन वाकई उनके साथ जाना चाहता होगा क्योंकि उसने केल से अनुमति भी मांगी थी। केल ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। केल ने धीरे से फुसफुसाया जैसे कि वह बिल्ली के बच्चों से धीरे से बात कर रहा हो। तुम्हें मेरे साथ कुछ और भी पकड़ना होगा। केल के चेहरे पर भाव देखकर बिल्ली के बच्चे और ब्लैक ड्रैगन सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया जब उसने कहा कुछ और। ये भी मजेदार लग रहा था। हेरोल और टूनका जल्द ही केल के पास पहुंचे। टूनका ने मित्रता से हेरोल की ओर इशारा किया। हमारे सरदार तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। पेलिया भी तुम्हारे साथ जाएगी। पेलिया हेरोल की रक्षक बनने जा रही थी। केल ने सिर हिलाकर पूछा, क्या तुमने मीनार में जादूगरों की लाशें साफ की? मैंने कुछ वहीं छोड़ दिया। केल को पता था कि ऐसा ही होगा और उसने अपना चेहरा सीधा रखा। उसी समय राउन ने बोलना शुरू किया, मुझे लगता है कि आप केवल जलपरी की लाशों से डरते हैं। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में जलपरी आप तक न पहुंच सके। उद्धरण ... मैं सचमुच जलपरियों से भी नहीं डरता। हालांकि केल ने यह बात खुलकर नहीं कही क्योंकि उसे भविष्य में किसी जलपरी से सामना नहीं करना चाहिए। टूनका ने बोलना जारी रखने से पहले केल के शांत व्यवहार को देखा। उन कमीनों को अपनी आत्मा को सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। आत्मा की शांति के लिए दाह संस्कार का उल्लेख किया गया। जब भी संभव होता, नागरिक जादूगरों की लाशें जला देते थे। बेशक कुछ लाशें ऐसी भी थीं जिनके सिर जमीन पर लुढ़क रहे थे, लेकिन जल्द ही उन लाशों को भी जला दिया जाता था। हालांकि उनके द्वारा छोड़ी गई लाशों को न जलाने के पीछे कोई कारण अवश्य होगा। संभवतः वही थे जिन्होंने सबसे अधिक नागरिकों की जान ली। जादुई उपकरणों को उन्नत करने के लिए आपको सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता है? प्रयोग। वे किस पर प्रयोग करेंगे? लोग। ऐसे कई जादूगर थे जो गुप्त रूप से मनुष्यों पर प्रयोग करते थे। मैं उनसे तब छुटकारा पाने की योजना बना रहा हूं जब इस राज्य में कोई जादूगर नहीं बचेगा। उनका कोई नामोनिशान नहीं बचेगा। टूनका ने हमेशा की तरह धीरे से बड़बड़ाया। हालांकि केल ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यद्यपि टॉवर के सभी जादूगर मर चुके थे, परंतु विपर किंगडम के सभी जादूगर नहीं मरे थे। मैच टॉवर के सभी जादूगर जादूगर गुट का हिस्सा थे। वे पदानुक्रमिक और लालची थे। एक टावर में स्वाभाविक रूप से एक ऊपर और एक नीचे होता है। ऊपर के लोग नीचे के लोगों को नीचे देखने का आनंद लेते थे। हालांकि कुछ जादूगर ऐसे भी थे जो सत्ता और लालच से दूर रहते थे। वे राजनीति या सत्ता से जुड़ी किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। वे जादूगर फिलहाल छुपकर रह रहे थे, विपर किंगडम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही यह भी तय करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कहां जाना है। क्राउन प्रिंस अल्बेरू क्रॉसमैन उनकी ढाल बनेंगे। अल्बेरू उन जादूगरों को इकट्ठा करेंगे जो केवल जादू अनुसंधान में रुचि रखते हैं। फिर केल ने टूनका से पूछा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? केल ने अपनी बाहों में पकड़े हुए दोनों बिल्ली के बच्चों को जमीन पर रख दिया। जब तक प्रवेश द्वार खुला रहेगा, वे चुपके से खुद ही खोजबीन करेंगे। बीकरऑक्स और चोईहान कैल के पीछे खड़े थे। बीकरऑक्स को वहां देखकर कैल के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। हालांकि बीकरऑक्स अभी भी चोटिल और घायल टूनका की ओर घृणा से देख रहा था। हेरोल, हाँ नेतानिम, युवा मास्टर कैलेनिम, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। चीख। मैजिक टॉवर का दरवाजा खुला और केल ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। वह सहजता से हेरोल और टूनका से बात करने लगा, जो दोनों उसकी ओर देख रहे थे। सड़ा हुआ बदबू बहुत तेज है। मैजिक टॉवर की पहली मंजिल। जैसे ही दरवाजा खुला, केल को एक लाश दिखी जिसने मैजिक टॉवर के शासक का प्रतीक सुनहरा लबादा पहना हुआ था, साथ ही अंदर उपकरणों के नष्ट हुए अवशेष भी थे। केल ने उन पागल लोगों पर घृणा से बात करना शुरू कर दिया जिन्होंने ये सब किया। हवा आने जाने के लिए दरवाजा खुला छोड़ दो, मैं इस तरह की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वह टूका से बात करने लगा, और लाश को ढक दो, मैं कमजोर हूं इसलिए मैं लाश को ज्यादा देर तक नहीं देख सकता। टूनका ने नाक भान सिकोड़ी, लेकिन फिर भी प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे एक सैनिक को इशारा किया। केल ने पीली लेकिन शांत रोजलिन की पुष्टि की और फिर उसे और बाकी लोगों को पीछे छोड़कर मैजिक टॉवर में प्रवेश किया। चोईहान तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया और बीकरॉक्स उसके पीछे खड़ा हो गया। क्या मैं तुम्हें मंजिल दर मंजिल मार्गदर्शन करूं? चीफ हेरोल, हाँ। शीर्ष। कहीं और देखने का कोई कारण नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... शीर्ष। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि ऊपर से नीचे देखने पर कैसा लगता है।
राजा का कमरा, चलो वहां चलते हैं। मैं समझता हूँ। वे लिफ्ट में चढ़ गए, जो मैजिक टॉवर में अभी भी काम करने वाली एकमात्र डिवाइस थी। यह उन्हें तुरंत 20वीं मंजिल तक ले जाएगी। आप किसी तरह इसे तोड़ने में कामयाब नहीं हुए, बस अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी तो। हेरोल ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन केल को अपनी खर्राटों को रोकना पड़ा। मैजिक टॉवर में बचा हुआ एकमात्र जादुई उपकरण एक हल्के कंपन के साथ हिलने लगा। जिस प्लेटफॉर्म पर केल और क्रू खड़े थे वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। मैजिक टॉवर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद यह आखिरकार रुक गया। केल ने ऊपरी मंजिल के एकमात्र दरवाजे की ओर देखा और बोलना शुरू किया, क्या ये राजा का कमरा है? हाँ, ये है। युवा मास्टर निम। केल ने हेरोल की पुकार का कोई जवाब नहीं दिया और चलना शुरू कर दिया। बाकी लोग भी जल्दी से उसके पीछे चले गए। केल दरवाजे तक गया और कुंडी घुमाई। क्लिक करें। दरवाजा खुला और राजा का कमरा सामने आ गया। कितनी गड़बड़ है? केल का स्पष्ट आकलन हर किसी ने सुना। उनके सामने एक पूरी मंजिल जितना बड़ा क्षेत्र था। ये निश्चित रूप से एक गड़बड़ थी। राजा के कमरे के अंदर सब कुछ नष्ट हो गया था। हर जगह खून भी फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जानबूझकर कमरे में खून फैलाया था। पूरी तरह से गड़बड़ है। चीफ हेरोल, क्या मैं वहां उस खिड़की पर जा सकता हूँ? राजा के कमरे का एकमात्र प्रतीक। इस कमरे में बची एकमात्र अखंडित चीज उस बड़ी खिड़की से दिखने वाला दृश्य था। बिल्कुल, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। मैं चुपचाप सोचना चाहता हूँ, क्या मैं अकेला जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह ... ये तो थोड़ा सा। हेरोल को असहज देखकर चोईहान राजा के कमरे से दूर चला गया और लिफ्ट के सामने खड़ा हो गया। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बीक्रोक्स भी चोईहान के पास जाकर खड़ा हो गया। वह आभारी दिख रहा था कि उसे ऐसी गंदी और अस्त व्यस्त जगह में जाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि पेलिया अभी भी असहज थी। फिर भी हेरोल ने अपना मन बना लिया था और बोलना शुरू कर दिया था। पेलिया निम, मैं युवा मास्टर केल निम को वहां तक ले जाऊंगा। क्या मेरे साथ 5 मिनट अकेले रहना ठीक रहेगा युवा मास्टर निम? बेशक, एक दरवाजा खुला रखो, इस तरह वो सहज महसूस कर सकेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केल ने मुस्कुराते हुए पेलिया का धन्यवाद लौटाया। लीज के कमरे में 2 दरवाजे थे। जब केल कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने उनमें से एक को खुला रखा। 20वीं मंजिल। लीज का कमरा बहुत चौड़ा था क्योंकि लीज ने पूरी मंजिल अपने लिए घेर रखी थी। यही कारण था कि अधिकांश लोग कमरे के किनारे स्थित खिड़की के पास पहुंचने पर केल की आवाज नहीं सुन पाते थे। चोईहान इसे सुन सकता है, लेकिन अगर वो सुन भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। केल ने कमरे में पड़ी हुई नष्ट हो चुकी वस्तुओं को पार किया। मेज, कुर्सियां, किताबें, कालीन, सब कुछ अब कचरा बन चुका था। केल उस खिड़की के सामने खड़ा हो गया जो दरवाजे से सबसे दूर थी और बोलना शुरू कर दिया, तुमने सब कुछ तोड़ दिया। हेरोल ने आत्मविश्वास से केल के प्रश्न का उत्तर दिया। बेशक, ये मैजिक टॉवर में सबसे बुरे व्यक्ति का कमरा था। यह मैना से बने राक्षस का कमरा था। मन से बना एक राक्षस। जादूगरों को संबोधित करते समय योद्धा इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे। कितना झूठा है। रावण अविश्वास में बड़बड़ा रहा था, लेकिन केल को इसकी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने हेरोल के कान में फुसफुसाना शुरू कर दिया। वह हेरोल के रहस्य के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में कोई और नहीं जानता था। आप ऐसा कहते हैं, लेकिन आप एक जादूगर भी हैं। वह मन को महसूस कर सकता था, लेकिन उसका दिल मन का प्रतिरोध करता था। वह एक जादूगर और जादू प्रतिरोधी व्यक्ति का मिश्रित बच्चा था। सभी मन उपयोगकर्ताओं में सबसे बदकिस्मत। इस दुनिया में व्यक्ति के जन्म का रहस्य काफी आम था। चीफ हेरोल नहीं। केल ने अपना हाथ पूरी तरह से पीले पड़ चुके हेरोल पर रखा और उसे पुकारा, हेरोल कोडियांग। ये वाक्यांश की एक बुद्धिमान व्यक्ति का पागल हो जाना डरावना है। निश्चित रूप से हेरोल कोडियांग के संदर्भ में था। क्या तुम अपने पिता के सारे निशान मिटाना नहीं चाहते? मैजिक टॉवर के स्वामी मिस्टर कोडियांग को हेरोल के बारे में पता नहीं था। यह एक ऐसा बच्चा था जो बिना उसकी जानकारी के पैदा हुआ था। एक असली राक्षस जिसे मैना से बने राक्षस ने बनाया था। आप कैसे जानते हो? केल ने उस राक्षस को, जिसने उससे ये प्रश्न पूछा था, चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ धीरे से उत्तर दिया। पहले मुझे अपना जवाब सुनने दो। उसे यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वह मैजिक टॉवर कैसे खरीदने जा रहा है। इसके बजाय केल ने बताया कि उसे हेरोल की क्या इच्छा थी। मैं तुम्हारे लिए मैजिक टॉवर से छुटकारा पालूंगा। तुम क्या सोचते? आप कैसे जानते हो? माना ने मुझे बताया। केल का जवाब सुनकर हेरोल के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आ गई। मैना ने मुझे बताया। ये वह वाक्य था जो मैजिक टॉवर के स्वामी का पसंदीदा वाक्य होने के कारण काफी प्रसिद्ध था। हेरोल कोडियांग, वह एक जादूगर और एक जादू प्रतिरोधी नागरिक के बीच पैदा हुआ था और उसके पास दोनों पक्षों की अनूठी विशेषताएं थी। हालांकि उसकी शक्ल बिल्कुल भी नागरिकों जैसी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप मेरे खून का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए करने की योजना बना रहे हैं? केल ने प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के बजाय 20वीं मंजिल से नीचे देखा। द बर्थ ऑफ ए हीरो में कई यादगार अतिरिक्त पात्र थे। हेरोल कोडियांग उनमें से एक थी। उनकी मां उन्हें जन्म देते समय ही चल बसी और उनके पिता को उनके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं चला। यहीं से हेरोल के गुस्से की शुरुआत हुई। हालांकि एक बात थी जो हेरोल को पता नहीं थी। यह ऐसी बात थी जो केवल लेखक और पाठक ही जान सकते थे। वह एक पंक्ति हेरोल के गुस्से को बेकार करने के लिए पर्याप्त थी। लेस देन हेरोल कोडियांग। वह अपने माता पिता के प्यार का उत्पाद था, लेकिन दुर्भाग्य से वह कभी सच्चाई नहीं जान पाएगा। ग्रेटर दैन। उपन्यास में इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। इसमें बस इतना बताया गया कि मैजिक टॉवर के स्वामी की मुलाकात उससे तब हुई जब वह एक युवा जादूगर के रूप में प्रशिक्षण ले रहा था और वह उससे प्यार करने लगा। केल ने मैजिक टॉवर के स्वामी के बेटे से बात करने से पहले खिड़की से बाहर देखना जारी रखा, जिसने अंततः मैजिक टॉवर को नष्ट कर दिया। मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए क्यों करूंगा? किसी से खून का रिश्ता होना कोई पाप नहीं है। हेरोल के पास कोई जवाब नहीं था। केल ने अपना सिर घुमाकर हेरोल की ओर देखा। इसके अलावा क्या आप सभी लोग जल्दी में नहीं हैं? वे इस समय वसंत और गर्मियों के बीच थे और उनके सामने पतझड़ की फसल का मौसम था।
उन सभी ने मैजिक टावर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था क्योंकि वे अब मैजिक टावर के कराधान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लोगों को एक बार फिर से उठ खड़ा करने के लिए हेरोल्ड को उनकी इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता थी। दरअसल हेरोल्ड टूनका से भी ज्यादा युद्ध चाहता था। वह पूरी दुनिया में जादूगरों के बीच को नष्ट करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारे दल में एक जादूगर है। हाँ, वहाँ है। हेरोल्ड अपने पिता की तरह मैना को महसूस कर सकता था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे पता न चले कि रोजलिन एक जादूगर है। बेशक वह राउंड की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता था क्योंकि उसके कौशल बहुत कमजोर थे। हेरोल्ड देख सकती थी कि केल कितना शांत और आत्मविश्वासी था और उसने पूछने का फैसला किया, रोआन साम्राज्य जादुई टावर के साथ क्या करने की योजना बना रहा है? केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसने यह बात हेरोल्ड को स्पष्ट रूप से बता दी थी। जादुई टावर मेरा है। हेरोल्ड ने लाल बालों वाले उस आदमी को देखा जो खिड़की से बाहर देखते हुए आत्मविश्वास से बोल रहा था। मैं अपनी चीजें किसी और के साथ साझा नहीं करता। उसे इसे राज्य को देने के लिए पागल होना पड़ेगा। केल ने यहाँ तक पहुंचने में बिताए गए अपने सारे समय के बारे में सोचा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसे छोड़ दे। मैजिक टावर उसके लिए अपने क्षेत्र के लिए सबसे मजबूत महल बनाने का एक घटक बन जाएगा। केल देख सकता था कि हेरोल्ड की आंखें उलझन और उलझन से भरी हुई थीं। वह संभवतः अपने दिमाग में तरह तरह के विचार कर रहा है क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है। इस पागल कमीने का अंतिम लक्ष्य दुनिया के सभी जादूगरों को नष्ट करना था। हेरोल्ड एक ऐसी दुनिया का सम्मान और आशा करती थी जहां हर कोई सिर्फ अपनी ताकत या प्राचीन शक्तियों जैसी चीजों पर निर्भर हो। यह मजेदार था क्योंकि हेरोल्ड जिस दुनिया को बनाने की कोशिश कर रहा था वह उन लोगों के बीच तुलना करने पर और भी बदतर हो जाएगी जिनके पास क्षमताएं थीं और जिनके पास नहीं थी। यही कारण था कि केल ने उसे पागल कमीना कहा। उद्धरण चिन्ह ... युवा मास्टर केल, क्या यह नहीं है कि आप विपर किंगडम के जादूगरों को चाहते हैं? मुझे, केल ने जवाब देते समय ये दिखाने के लिए उपहास किया कि वह ईमानदार था। उसके साथ पहले से ही राउंड मेरू ब्लैक ड्रैगन था। मुझे अपने आसपास किसी और जादूगर की जरूरत नहीं है। एक और भी महान अस्तित्व मेरे साथ है। योजक चिन्ह ... मानव, मुझे यहाँ से दृश्य बहुत पसंद है। महान राउंड यही है मानव। केल को राउंड की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। हेरोल्ड के चेहरे पर एक जटिल भाव था। केल वैसे भी जादूगरों को राजकुमार के पास भेजने की योजना बना रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि हेरोल्ड को यह पता चला या नहीं। वह झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से उन जादूगरों को अपने संरक्षण में नहीं लेगा। बेशक मैं युवराज को कुछ मदद दूंगी। कुछ लोगों द्वारा कहे जाने वाले इस कथन का तात्पर्य था कि जादूगरों को राजकुमार तक पहुंचने में बहुत मदद की जाएगी। ठीक है, चीफ हारोल्ड कोडियांग। हेरोल्ड देख सकता था कि केल को कोई चिंता नहीं थी। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। यह उसी समय की बात है। केल ने 5 मिनट हो गए हैं। उनका एकांत समय खत्म हो गया था। चोईहान ने खुले दरवाजे से देखा और समय समाप्त होने की घोषणा की, फिर बात आगे बढ़ाई। और अन्य लोग भी आ गए हैं। अन्य लोग? जबकि हेरोल्ड उलझन में दिख रही थी, केल ने बोलना शुरू कर दिया। आप मेरे लोगों से विस्तृत जानकारी सुन सकते हैं। उसके इतना कहते ही 2 लोग खुले दरवाजे से अंदर आ गए। बिल्लोस और डिप्टी बटलर हैंस। हैंस के हाथ में फाइलों से भरा एक बड़ा बैग था। केल ने बिल्लोस और हंस को अपने साथ क्यों बुलाया था? ये स्वाभाविक रूप से उनका उपयोग करने के लिए था। हेरोल्ड अपने कंधे पर केल का हाथ महसूस कर सकता था। टैप टैप। केल ने बोलना जारी रखने से पहले हेरोल्ड के कंधे पर हल्के से थपथपाया। अच्छी चर्चा हो। केल की शांत आवाज सुनकर हेरोल्ड हंसने लगा, फिर वह अपनी सामान्य सौम्य अभिव्यक्ति पर लौट आया। मैं निश्चित रूप से करूंगा। हेरोल्ड ने यह संक्षिप्त जवाब दिया और फिर जल्दी से बिल्लोस और हंस के पास चला गया। जब हंस और हेरोल्ड चर्चा कर रहे थे तब बिल्लोस केल के पास चला गया। फिर उसने सावधानी से फुसफुसाना शुरू कर दिया। युवा मास्टर निम, क्या मुझे अभी अपने नाम से सौदा करना चाहिए? धन का हस्तांतरण बिल्लोस के मध्यस्थ के रूप में पूरा हुआ। बिल्लोस केल के पैसे लेता था और उसे गैर जादूगर गुट को देता था। ऐसा मुद्राओं और इस तरह के अंतर के कारण होता था। बेशक बिल्लोस राजमुकुट का पैसा ले रहा था, केल का नहीं, लेकिन गैर जादूगर गुट के पास इस बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था। हाँ, फिर मैं जमा राशि छोड़ दूंगा और बाकी पैसा 1 महीने के भीतर दे दूंगा। आप इसका ध्यान रखें। लेकिन मेरा एक सवाल है। केल ने बिल्लोस को अपने होंठ चाटते हुए देखा। यह इतना घिनौना लग रहा था कि केल ने अपनी थोड़ी से बिल्लोस को जल्दी से बोलने का इशारा किया। देखिए, आप कितना खर्च करने की सोच रहे थे? महान मैजिक टावर अपनी दीवारों के भीतर बहुत सारा इतिहास समेटे हुए था। बाकी सभी का मानना था कि लिफ्ट को छोड़कर सभी उपकरण पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। विपर किंगडम के नागरिक भी इस इमारत से नफरत करते थे। केल ने बिल्लोस के सामने अपनी एक उंगली रखी। बिल्लोस उंगली को देखने के बाद उलझन में लग रहा था, लेकिन फिर उसने सावधानी से पूछा, 100 करोड़? नहीं, 1 अरब। केल ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 अरब। केल ने सतर्कतापूर्वक पूछे गए प्रश्न पर अपना सिर हिलाया। इसी सीमा के भीतर इसका ख्याल रखना। ये राशि सेना को हर महीने खिलाने में इस्तेमाल होने वाले अरबों गैलन की तुलना में छोटी लग रही थी, लेकिन गैर जादूगर गुट को नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी। लोगों की जरूरतों के आधार पर एक ही राशि का अलग अलग मूल्य हो सकता है। इसके अलावा ये युवराज का पैसा था, केल का नहीं। बिल्लोस ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया और धीरे से लेकिन जल्दी से फुसफुसाने लगा। लेकिन ये सब नष्ट हो गया है। वैसे मूल मैजिक टावर को खरीदने के लिए 100 अरब गैलन से भी ज्यादा पानी की जरूरत होगी, लेकिन कोई भी जादुई उपकरण अभी काम नहीं करता है। इसलिए यह अधिकतम 10 बिलियन गैलन है। इस तथ्य का उपयोग करके लागत कम करें कि यह पहले की तुलना में सिर्फ एक ढांचा है। ओह, और आप ज्यादा पैसे का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए आसपास की जमीन का एक अच्छा हिस्सा भी खरीद लें। माफ करें, कुछ ऐसा है जिसे हम बेच सकते हैं जो इस मैजिक टावर की कीमत के बराबर है। कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र में शांति छा गई। सांस। बिल्लोस ने गहरी सांस छोड़ी। मुझे नहीं पता कि आप क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें हमेशा अधिकतम लाभ कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए।
बिल्कुल, फिर मैं वही करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। इतना संतोषजनक उत्तर सुनकर केल मुस्कुराने लगा। बिलोस के पास शब्द नहीं थे, फिर भी वो मुश्किल से मुस्कुरा पाया। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरा दिल कांप रहा है, युवा मास्टर निम। मुझे यकीन है कि यह खुशी से धड़क रहा होगा। बिल्लोस ने केल के जवाब का कोई जवाब नहीं दिया। वह सम्मानपूर्वक झुककर धीरे धीरे हेरोल की ओर चल पड़ा। गैर जादूगर बुट के पास मैजिक टॉवर का कोई उपयोग नहीं था और इसके बजाय नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए मैजिक टॉवर को नष्ट करने जैसा कुछ बड़ा करने की आवश्यकता थी। चूंकि यह वैसे भी बेकार होने वाला था, इसलिए वे इससे कुछ पैसे कमा सकते थे। कैल नेम, चोई हान और बीक्रोक्स कैल के पास पहुंचे। पूछने से पहले बीक्रोक्स ने कमरे में इधर उधर देखा। क्या आप इसे खरीदने के बाद साफ करेंगे? केल ने बीक्रोक्स के प्रश्न का विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। जिस क्षण बीक्रोक्स ने राहत की सांस ली, केल ने खिड़की पर झुकना बंद कर दिया और दूर जाने लगा। अभी किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं थी, वह वैसे भी रात को वापस आ जाएगा। केल के चेहरे पर एक बड़ी शिकन थी। वह टूनका को जवाब देते हुए सुन सकता था। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, टूनका ने केल के बेपरवाह जवाब पर भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। आसपास का माहौल बहुत शोरगुल से भरा था। नागरिक एक नए योद्धा के स्वागत के जश्न का आनंद ले रहे थे। टूनका को उनकी मौजूदा वित्तीय स्थिति के बारे में पता था, लेकिन यह उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए योद्धा के नाम का इस्तेमाल करना था। यही कारण था कि सरदारों ने इस रात्रिभोज समारोह के लिए सहमति जताई थी। उद्धरण चिन्ह ... तुम कमजोर हो। टूनका को घृणा महसूस हो रही थी, लेकिन यह उसके सूजे हुए चेहरे से छिप गया था। केल ने सिर्फ चोई हान की ओर इशारा किया। उत्सव के लिए मुख्य पात्र अभी भी उपलब्ध है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे आराम करने की जरूरत है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। हालांकि चोई हान को यह पसंद नहीं आया, लेकिन केल ने उसे हल्के से टूनका और क्रू की ओर धकेल दिया। स्वाभाविक रूप से हिल्समैन भी चोई हान के साथ था। हा, मैं विपर किंगडम के योद्धाओं की इच्छाशक्ति को महसूस कर सकता हूँ। एक उत्सव, ये बहुत बढ़िया है। उप कप्तान वास्तव में सामाजिकता में अच्छे थे। तो फिर अलविदा। केल बिना किसी पछतावे के जश्न वाले इलाके से चला गया। बीकरॉक्स उसके साथ एक गार्ड के तौर पर था। बीकरॉक्स ने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वे केल के दल के टेंट की ओर जा रहे थे जो जश्न से काफी दूर थे। मुझे बस तंबू के बाहर पहरा देना है। हाँ, मैं सो रहा होऊंगा। यह आधिकारिक कहानी होगी। बीकरॉक्स से बात करना वाकई आसान था। उसे कोई अनावश्यक स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं पड़ी। यही कारण था कि केल ने बाकी तीनों को अपने कमरे में इकट्ठा किया था। बेशक उसे उन तीनों को देखने के लिए झुकना पड़ा। ऑन, होंग और राउन सभी जमीन पर बैठे थे। क्या तुम्हें वह मिला? आन और होंग मुस्कुराने लगे। हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि वह कहाँ हो सकता है। हमें लगभग पता है कि वह कहाँ है। वे बहुत उत्साहित थे। केल ने पहले ही दूसरे कपड़े पहन लिए थे। फिर उसने राउन की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। कृपया राजा के कमरे में आइए। राउन ने अन्य लोगों की नजरों से बचने और मैजिक टॉवर की 20वीं मंजिल पर पहुंचने से पहले केल, ऑन और होंग को अदृश्यता और उड़ान जादू से ढक दिया, जो कि स्वामी का कमरा है। चूंकि सभी अलार्म मैजिक डिवाइस पहले से ही टूट चुके थे और मैजिक टॉवर के प्रवेश द्वार पर केवल एक गार्ड बचा था, इसलिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। टूनका इस बात पर अड़ा हुआ था कि उत्सव में अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। वह ऐसे समय में अजीब तरह से उपयोगी था। वाह टिल्ड, हा टिल्ड। रात भर हंसी और ताली की आवाज के साथ साथ गाना भी गूंजता रहा। केल ने सैनिकों और नागरिकों को अलाव के पास इकट्ठा होकर नाचते हुए देखा। वे काफी समय बाद पहली बार जश्न मनाने के लिए उत्साहित लग रहे थे। केल ने बिल्ली के बच्चों की ओर देखने से पहले अपनी जादुई थैली कमर पर बांध ली। बिल्ली के बच्चे धीरे धीरे केल को जादुई टॉवर से होते हुए ले जाने लगे। वे चुपके से आगे बढ़े, चुपके से बिल्ली जनजाति के सदस्यों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए, जबकि केल सीढ़ियों से नीचे उनके पीछे पीछे चला। वह किसी भी जादुई उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि वे इस्तेमाल किए जाने के कुछ सबूत छोड़ जाते थे। हालांकि इसके बाद केल ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। वह ठीक 15वीं मंजिल की सीढ़ियों पर रुका और पूछा, उद्धरण चिन्ह ... कहाँ है वह? उपन्यास में मुलर का वर्णन इस प्रकार किया गया था। लेस्टन मुलर ने अपने छोटे शरीर का इस्तेमाल मैजिक टॉवर की सीढ़ियों के साथ एक गुप्त दीवार में छिपने के लिए किया। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में केवल उसका परिवार और मैजिक टॉवर के स्वामी ही जानते थे। काया उस स्थान पर छिप गया। वह वहां फंस गया। गार्डों से इतना डर गया कि बाहर निकलने में भी उसे डर नहीं लगा। ग्रेटर दैन, वह दीवार कौन सी होगी? मुलर कहाँ होंगे? होंग ने उत्तर देते हुए अपनी लाल पूंछ हिलाई। पहला भूमिगत स्तर, धिक्कार है। केल ने प्रवेश करने के लिए गलत स्थान चुना था। केल ने अपनी आह रोकी और फिर चुपचाप हवा की आवाज का इस्तेमाल करते हुए बिल्ली के बच्चों को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसने राउंड से बात की, मेरे पीछे आओ। केल का शरीर बहुत तेजी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। टैप टैप। वहां इतनी शांति थी कि बाहर खड़े गार्ड भी उसे सुन नहीं सकते थे। मैजिक टॉवर का लेआउट जमीन से ऊपर 20 मंजिलों का और जमीन के नीचे 3 मंजिलों का था। अद्भुत, हम एक पल में यहाँ आ गए। तुम कमजोर हो, लेकिन मेरे पंजे जितने तेज हो, इंसान। केल ने तीनों की प्रशंसा सुनी, जिनकी औसत आयु मात्र 7 वर्ष थी, जबकि वह भूमिगत स्तर की सीढ़ियों के बाहर खड़ा था। यहाँ आसपास, हाँ, बिल्ली के बच्चे कह रहे थे कि उन्हें चूहे की गंध आ रही है। हालांकि वे भी सही जगह नहीं जान पाए। केल ने उपन्यास पढ़ा था, इसलिए वह गुप्त दरवाजा खोल सकता था, बशर्ते उसे जगह पता हो। इसमें सचमुच बहुत सारी बेकार चीजों का वर्णन किया गया है। द बर्थ ऑफ ए हीरो में सभी अतिरिक्त और गुजरते हुए किरदारों का वर्णन करने में कम से कम एक लाइन का समय लगा। केल को सिर्फ इसी वजह से स्थान का पता था। केल ने अपने जादुई बैग से एक छोटी स्टील की छड़ निकाली। ऑन और होंग ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी और वह दीवार पर थपथपाते हुए एक एक कदम नीचे उतरने लगा। डिंग डिंग, ये कहाँ हो सकता है? डिंग डिंग। लाल बालों वाला आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बुदबुदाने लगा, जो एक एक करके चमकते पत्थरों से रोशन थी।
केल को अच्छा लग रहा था कि वह म्यूवेले को बचा सकेगा, जो उपन्यास में भूख से मरने से पहले पकड़ा गया था, और उसे ये देखना पड़ा था कि गैर जादूगर गुट ने उसे मारने से पहले उसके परिवार के शवों को नष्ट कर दिया था। डिंग डिंग। हालांकि उसके पीछे चल रहे बिल्ली के बच्चे और ड्रैगन इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। उसी समय केल ने एक और कदम नीचे खींचा और दीवार से टकरा गया। डोंग। यह पाया, यह दिखने में बाकी दीवारों की तरह ही थी, लेकिन इस दीवार के अंदर का हिस्सा बाकी दीवारों से अलग था। केल मुस्कुराने लगा। उसने अपने बैग से एक जादुई पत्थर निकाला और दीवार को छुआ। केल काफी केंद्रित था, क्योंकि इसमें बहुत सारे विवरणों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। दीवार पर एक स्थान है जिसमें तारे के आकार के 5 छेद हैं। केल ने तारे के आकार के 5 छेद ढूंढ निकाले, फिर उसने जादुई पत्थर को उन 5 छेदों के बीच में रख दिया। यह उसी क्षण हुआ। ट्रिक। दीवार हिलने और जादुई पत्थर को अपने अंदर समा लेने पर हल्की सी आवाज सुनाई दी। केल ने एक कदम पीछे हट लिया। ट्री। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी तो एक अजीब सी आवाज आई। अंदर एक बहुत छोटा सा व्यक्ति दिखाई दे रहा था। जैसे ही म्यूलर दिखाई दिया, केल ने दोस्ताना अभिवादन करने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह ... हम, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। वाह, वह छोटा सा काया व्यक्ति पीला चेहरा लिए हुए बुरी तरह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, नहीं कोई हत्यारा पागल। यह उससे भिन्न था जिसकी केल ने अपेक्षा की थी जब उसने मुलर को बचाने वाला नायक बनने का निर्णय लिया था। वाह, हिचकी। मुलर को हिचकी भी आ रही थी। केल ने यथासंभव धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और उनका अभिवादन किया। नमस्ते। हालांकि इससे म्यूवेले और भी ज्यादा हिल गया। ऑन, हांग और राउंड सभी ने दया से म्यूवेले की ओर देखा। केल उलझन में था। ये बदमाश ऐसा क्यों है? केल ने ऑन, हांग और राउंड की ओर देखा। क्या हो रहा है? उसने उन तीनों से नजरें मिलाकर पूछा, लेकिन तीनों ने बस आहें भरकर अपना सिर हिला दिया। कैल अभी भी म्यूवेले को रोते हुए सुन सकता था। वह इतना क्यों रो रहा था? कैल म्यूवेले की ओर मुड़ा। बोने और चूहे दोनों ही लोग बहुत छोटे थे। दोनों तरह की आनुवंशिकी प्राप्त करने के कारण म्यूवेले बोनो और चूहों दोनों से छोटा था। वह परियों की कहानियों के बोनो जैसा दिखता था और उसके चेहरे की विशेषताएं इतनी प्यारी थी कि किसी भी वयस्क व्यक्ति के मन में इस छोटे से व्यक्ति की रक्षा करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती थी। हालांकि ये कैले पर लागू नहीं हुआ। मुझे उसके लिए बहुत बुरा महसूस हुआ। ऑन और होंग ने अपनी दुम हिलाई और फिर दया भरी आंखों से मुलर के पास पहुंचे। जैसे जैसे वे करीब आए, मुलर कांपने लगा। अब वह और भी जोर से रोने लगा था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे उसके लिए बहुत बुरा महसूस हुआ। ऑन के शब्दों पर केल ने मन ही मन नाक सिकुड़ी। उसके लिए बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुलर 30 साल का था और मैजिक टॉवर को विकसित करने में मदद करने वाले परिवार के हिस्से के रूप में दूसरों पर हावी था। वह मैजिक टॉवर की अंतिम रक्षा पंक्ति के बारे में जानता था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसका मतलब था कि वह टूनका और उसके दल के सामने खुद को प्रकट कर सकता था। वह इतना डरा हुआ था कि उसने अपने पिता की अंतिम इच्छाओं को अनदेखा कर दिया। यदि ऐसा न होता तो जादूगर गुट की इतनी बुरी हार कभी नहीं होती। बेशक ये वास्तव में केल के लिए फायदेमंद था। हालांकि वह दिखने में एक युवा और प्यारा लड़का लग रहा था, लेकिन उसके शरीर के अंदर एक 30 वर्षीय व्यक्ति था जो दुनिया के तौर तरीकों को जानता था। वह जानता था कि उसका अपना जीवन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। स्वाभाविक रूप से केल ऐसे व्यक्ति को पसंद करता था। केल एक बड़े आदमी को लगातार रोते हुए देखकर थक गया था। उसने अच्छे आदमी का नाटक बंद करने का फैसला किया। अरे, कैल की आवाज सुनकर मुलर चौंक गया। कैल के हाथ में स्टील की छड़ देखकर वह फिर से कांपने लगा। उसे लगा कि यह उसके जीवन का अंत है। प्लॉप प्लॉप। कैल ने म्यूवेले की बाहों पर कुछ चीजें रखी, जबकि वह अभी भी दीवार के अंदर दुबका हुआ था। यह एक रोटी और दूध की बोतल थी। उसने इसे अपने जादुई बैग से निकाला था। मुलर की आंखें कांपने लगीं। उसने सावधानी से केल की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी थी। इसे खाएं। मुलर ने आदेश की तरह लगने वाली आवाज सुनकर जल्दी से एक निवाला खा लिया। मुलर को रोटी खाते हुए देखकर केल को अजीब सा एहसास हुआ और वह अपने आंसुओं से भीग गया। उद्धरण ... वह बेकार लगता है। उसे इस बात का बुरा लग रहा था। मुलर एक बिल्कुल बेकार मूर्ख की तरह दिख रहा था। माना जाता है कि उनमें बोनो की तकनीकी कुशलता और चूहे की तरह की चुपके और सावधानी थी। कहा जाता है कि इस संयोजन ने उन्हें सबसे महान डेवलपर और निर्माता बनने की क्षमता दी। लेकिन क्यों? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह अपने आप को इतना मूर्ख क्यों महसूस करता है? केल के मुंह में कड़वाहट थी। हालांकि ऑन, हांग और राउंड सभी ने दया से मुलर की ओर देखा और उसके पास पहुंचे। वे उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह केल से डरता था। हालांकि उनके इरादों के विपरीत म्यूवेले उस रोटी का स्वाद भी नहीं ले पा रहा था जिसे वह चबा रहा था। 2 शुद्ध नस्ल की बिल्ली, जनजाति की बिल्ली के बच्चे और एक ड्रैगन। उस पल उसने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। डिंग डिंग। केल ने स्टील की रॉड से दीवार पर थपथपाया। इसके पीछे कोई कारण नहीं था, वह बस बेतरतीब ढंग से थपथपा रहा था। उसे मुलर के बारे में बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे लेने का फैसला किया। हेनेट्यूस क्षेत्र में बहुत सारे मूर्तिकार थे, साथ ही सभी शैलियों के कुशल कारीगर भी थे। निर्माण में शामिल कारीगरों की संख्या विशेष रूप से अधिक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास बहुत सारी खदानें थीं। इसलिए म्यूले उपयोगी साबित हुए। क्या तुम जीना चाहते हो? केल की धीमी आवाज सीढ़ियों में गूंज रही थी। वह म्यूवेलर से परेशान होने लगा, जो ऐसा लग रहा था कि वह फिर से रोने को तैयार है। डिंग डिंग। केल ने स्टील की छड़ से दीवार पर थपथपाकर खुद को शांत किया। उसने सोचा कि शायद उसे मुलर के साथ नरमी से पेश आना चाहिए क्योंकि वह इतना कायर था। मुलर से पूछते हुए केल ने एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। क्या मुझे तुम्हें बचाना चाहिए? मुलर ने जोर से अपना सिर हिलाया। यह इतना ऊर्जावान था कि ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर से गिरने लगे। केल उसके ऊर्जावान जवाब से संतुष्ट था और आराम से बोलने लगा। तो फिर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, समझे? हाँ सर। पहले अपनी रोटी खाओ। म्यूवेलर ने जल्दी से रोटी खाना शुरू कर दिया। केल उसकी गति से संतुष्ट था और उसने सहजता से पूछा,
तुम्हें पता है कि मैजिक टॉवर के स्वामी का खजाना कक्ष कहाँ है ना? प्लॉप। म्यूएलर के हाथ में रखी रोटी जमीन पर गिर गई। केल ने धीरे से बात आगे बढ़ाई। तुम्हारी रोटी गिर गई है, तुम्हें उसे उठा लेना चाहिए। म्यूएलर ने जल्दी से रोटी वापस उठा ली। वह अभी भी दीवार के अंदर दुबका हुआ था और केल, ऑन, होंग और राउंड दीवार के अंदर के प्रवेश द्वार को घेरे हुए थे। मुझे पता है कि तुम्हें गुप्त कमरे के बारे में पता है। मैजिक टॉवर के स्वामी के लिए असली कमरा। 20वीं मंजिल पर जो कमरा था वह असली राजा का कमरा नहीं था। मैजिक टॉवर में जो कुछ भी दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा था। म्यूलर की आंखें अस्त व्यस्त हो गईं। उसे कमरे के बारे में कैसे पता चला? यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में केवल टावर के मालिक और डेवलपर के परिवार के सदस्य ही जानते थे। उसी समय म्यूएलर ने एक बार फिर केल की आवाज सुनी। तुम्हें यह भी पता है कि बेसमेंट की 4थी मंजिल पर कैसे जाना है ना? कैल को मुलर के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मैजिक टॉवर को जमीन से ऊपर 20 मंजिल और जमीन के नीचे 3 मंजिलों वाला माना जाता था। जब कैल को लगा कि मुलर डर के मारे उसकी ओर देख रहा है तो उसे अजीब सा एहसास होने लगा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि कैल को उन सभी गुप्त स्थानों के बारे में कैसे पता था। कैल को लगा कि वह एक अपराधी बन गया है, किसी को बंधक बनाकर उनसे जानकारी लेने की धमकी दे रहा है। ऐसा करने की उसकी कोई योजना नहीं थी। वास्तव में उसका लक्ष्य मुलर को बचाना और उसे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह देना था। केल मुस्कुराने लगा और कांपते हुए चूहे वाले व्यक्ति को सांत्वना देने लगा। सबसे पहले मैं कम से कम तुम्हें जीने दूंगा अगर तुम मेरी बात मानो। स्वाभाविक रूप से उनके पास मुलर को मुक्त करने की कोई योजना नहीं थी। उन्हें उसे वापस घर ले जाने और काम पर लगाने की जरूरत थी। केल देख सकता था कि मुलर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ भी, आप जो भी मुझे करने को कहेंगे मैं वह सब करूंगा। चूहे और बौने के मिश्रण वाला आधा बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे वह हताश था। अच्छा, केल ने म्यूएले की हताशा का जवाब दिया। म्यूएले की आंखें अभी भी कांप रही थी जब वह उस आदमी को देख रहा था जो डरावनी बिल्लियों को लाया था। ये बिल्लियां और भी डरावनी थी क्योंकि वे शुद्ध रक्त वाली बिल्लियां थीं और उसके साथ ब्लैक ड्रैगन भी था। तो रोटी खाओ और मुझे 4थी भूमिगत मंजिल तक ले चलो, लेकिन तुम्हें जाने के लिए एक जादुई पत्थर की जरूरत है। कैल ने एक थैला निकाला और मुलर की बात पूरी होने से पहले ही उसे उसकी ओर फेंक दिया। यह थैला कई जादुई पत्थरों से भरा हुआ था। मुलर ने जल्दी से रोटी खाना समाप्त कर दिया जो अभी भी उसके आंसुओं से भीगी हुई थी। इसके बाद उसे केल के समूह के साथ 3वीं भूमिगत मंजिल पर जाना पड़ा। 3वीं भूमिगत मंजिल की सीढ़ियां। इसके सामने केवल 3वीं मंजिल का दरवाजा था और नीचे की ओर जाने वाली कोई और सीढ़ी नहीं थी। हालांकि म्यूएलर ने एक जादुई पत्थर निकाला और दीवार के पास पहुंचा। अंततः दीवार पर एक तंत्र का पता चला। क्रेई शोर के साथ एक गुफा भी दिखी। ये 4थी भूमिगत मंजिल तक जाने का रास्ता था। पहले आप अंदर जाइए। कैल के आदेश के बाद मुलर ने यंत्रवत आगे कदम बढ़ाया। कैल उत्साहित था क्योंकि वह झुके हुए रास्ते से नीचे की ओर बढ़ रहा था। गुफा बिना किसी नमी के सूखी थी और रास्ते को रोशन रखने के लिए हल्के पत्थर थे। तहखाने की 4थी मंजिल। यह ऐसी जगह थी जिसके बारे में केवल टॉवर के स्वामी, नीचे गुप्त रूप से प्रयोग करने वाले जादूगर और डेवलपर के परिवार के मुलर को ही पता था। केल ने एक छोटा सा दरवाजा खोजने के लिए थोड़ी देर तक रास्ते पर चला। उद्धरण चिन्ह ... वहां एक अलार्म जादुई उपकरण है। म्यूएलर के खड़े खड़े बड़बड़ाने पर राउंड आगे बढ़ा। राउंड ने हल्के से अपना पंजा हिलाया तो छोटा सा दरवाजा खुल गया। स्वाभाविक रूप से कोई अलार्म नहीं बजा। म्यूएलर चौंक गया, लेकिन केल को इसकी परवाह नहीं थी और वह दरवाजे से अंदर चला गया। यह पाया उसे पहला खजाना मिल गया था। जादुई टॉवर में क्या छिपा था? सबसे बड़ा रहस्य वे 2 शोध परियोजनाएं थी जो मैजिक टॉवर गुप्त रूप से संचालित कर रहा था। अनुसंधान परियोजनाओं के नाम सरल थे। एक मन भंडारण उपकरण जो प्राचीन शक्तियों के सिद्धांतों का उपयोग करता था। जादू प्रतिरोध विकसित करने का कारण। एक शोध जो हेरोल को अत्यंत उत्सुकता से प्राप्त करना था तथा एक शोध जो नागरिकों के सबसे बड़े लाभ को छीन लेता। दोनों ही यहाँ आयोजित किए गए। आश्चर्यजनक, केल ने देखा कि 2 बड़े गोलाकार डिब्बों के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से फाइलें रखी हुई थीं। वे नागरिक जो प्राचीन शक्ति का सम्मान करते थे और हारोस जो जादू से नफरत करते थे लेकिन जादू का उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहते थे। अगर उन्हें ये शोध दस्तावेज मिल जाते तो उन्हें कितना अच्छा लगता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अब कैले के स्वामित्व में थे। केल 2 गोलाकार डिब्बों के बीच में स्थित बड़े गोले के पास पहुंचा। वह इस पारदर्शी गोले के अंदर एक तरल पदार्थ के भीतर एक बीज को देख सकता था जो एक विशाल अंडे जैसा दिखता था। मानव, ये दिलचस्प लग रहा है। राउंड अंडे के पास गया और तरल पदार्थ के अंदर बीज को देखने के लिए अपना चेहरा कांच पर दबाया। केल ने राउंड के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाई और पूछा, क्या आप इसे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं? मानव, क्या ये ठीक है? हाँ, लेकिन एक बार जब ये बड़ा हो जाएगा तो यह मेरा हो जाएगा। सौदा। 4 साल के बच्चे ने खुशी खुशी यह सौदा स्वीकार कर लिया कि वह सारा काम करेगा और इसका फायदा किसी और को मिलेगा। कैले के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी और वह राउंड से बात करता रहा। चलो सब कुछ यहीं पैक कर दें। बिल्कुल, मुझे हर चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में केल को राउंड के लिए एक प्रयोगशाला बनानी चाहिए। केल मुस्कुराने लगा, ये जानकर कि इस बीज और शोध सामग्री की कितनी कीमत है। म्यूएलर, अरे तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। केल ने म्यूएलर से संपर्क किया जो बिना अंदर आए प्रवेश द्वार पर छिपा हुआ था। म्यूएलर ने दस्तावेजों और बड़े अंडे को दूसरे आयाम में गायब करने वाले ड्रैगन और केल के बीच आगे पीछे देखा जो उसके पास आ रहा था। वह खुद को हिलाए बिना नहीं रह सका। चलो अब राजा के कमरे में चले। हाँ सर। राउंड, यह क्या है? मानव, यहाँ एक अलार्म डिवाइस और कुछ जादुई जाल लगाओ। मैजिक टॉवर के नष्ट हो जाने के बाद बेसमेंट की 4थी मंजिल का पता चलेगा। टूनका और गैर जादूगर गुट और भी मजबूत हो जाएगा अगर उन्हें नीचे मौजूद चीजें मिल जाएं। बेशक केल वास्तव में नहीं चाहता था कि वे मजबूत हो जाएं। हालांकि इस तरह से वे जल्दी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये केल की समस्या नहीं थी। केल बस मूकदर्शक बनकर देखता रहा जब राउंड खुशी खुशी कुछ जादुई जाल बना रहा था।
अन्य मनुष्य यहाँ की सभी दिलचस्प चीजों को नहीं ले सकते। मुझे इसे ऐसा बनाना होगा कि वे यहाँ कदम रखते ही मर जाएं। केल ने उत्साहित 4 वर्षीय बच्चे को संतुष्टि के साथ देखा, लेकिन म्यूएले का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। केल को म्यूएले की वर्तमान मानसिक स्थिति की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने तब तक इंतजार किया जब तक म्यूएले ने उस कमरे को फिर से बंद नहीं कर दिया जो अब राउंड के जादुई जाल से भरा हुआ था। फिर उसने म्यूएले की गर्दन के पीछे से पकड़ा। स्वामी का कमरा। इस वाक्य पर मुलर ने अपनी गर्दन सिकोड़ते हुए ही जवाब दिया, हमें पहले 20वीं मंजिल पर जाना होगा। ऑन और हॉर्न कैल की बाहों में कूद पड़े। म्यूएलर, ऑन और हॉर्न तीनों ने कैल की बाहों में जगह साझा की। म्यूएलर अपनी पीठ पर हॉर्न के अगले पंजे को महसूस कर सकता था और उसे लगा कि वह मरने वाला है। इससे उसे निम्नलिखित बातें कहने का साहस मिला। मैं चल सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अपना मुंह बंद करना पड़ा क्योंकि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कैल ने हवा की आवाज का इस्तेमाल करके जल्दी से 20वीं मंजिल पर पहुंच गया था। 20वीं मंजिल पर वापस आने के बाद मुलर लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगे। उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहा था, जिसके बाद ऑन ने उन्हें सहारा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। म्याऊं। ऑन ने उसे मुस्कुराकर देखा, लेकिन मुलर कांपने लगा क्योंकि वह ऑन से नजरें मिलाने से बच रहा था। फिर उसने केल की नजर देखकर बोलना शुरू किया जो उसे गुप्त कमरे में जाने का तरीका बताने के लिए कह रहा था। वास्तव में मैजिक टॉवर में एक और मंजिल है। क्या 21वीं मंजिल असली राजा का कमरा है? नहीं, हम इसे 21वीं मंजिल नहीं कहते। तो फिर आप इसे क्या कहते हैं? मैजिक टॉवर के स्वामी का कमरा। यह एक ऐसा कमरा था जिसे गैर जादूगर गुट कभी नहीं खोज पाया। केल को इसके बारे में सिर्फ उपन्यास में लिखी किसी बात के कारण पता था। हालांकि गैर जादूगर गुट ने तहखाने की 4थी मंजिल को खोजने में सफलता प्राप्त की, लेकिन वे कभी भी असली स्वामी के कमरे के बारे में नहीं जान पाए। अगर उन्होंने इसे खोज लिया होता तो विपर किंगडम की ताकत एक और कदम बढ़ जाती। केल ने अपने कान में म्यूएले की आवाज सुनी। 0वीं मंजिल। हम इसे 0वीं मंजिल कहते हैं। इसे तैयार करो। जी श्रीमान। केल ने अब तेज और रोना बंद कर चुके म्यूएले को संतोष के साथ देखा। जैसे ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई, म्यूएले की हरकतें और भी तेज हो गईं। हालांकि वह थोड़ा कांपता हुआ लग रहा था, लेकिन बोनो और चूहों दोनों की अनूठी विशेषताओं को प्राप्त करने के बाद वह तेज था। ओह, केल ने प्रशंसा में हल्की सी सांस छोड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ होगा। म्यूएले ने लीज के कमरे के फर्श पर कुछ चीजें हिलाईं। तरह तरह के उपकरण सामने आ गए और केल को गियर के घूमने की आवाजें सुनाई देने लगी। अंततः जब म्यूएले ने जादुई पत्थर का प्रयोग किया तो राजा के कमरे में बहुत तेज आवाज गूंजी। धमाका। हालांकि जश्न के शोरगुल के कारण केल को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी वह जल्द ही उलझन में पड़ गया। उद्धरण चिन्ह ... म्यूएलर समझाए। जी श्रीमान। कोई बदलाव नहीं हुआ था। म्यूएलर ने उस कमरे की ओर नहीं, जो अब भी वैसा ही दिख रहा था, बल्कि किसी और जगह की ओर इशारा करना शुरू किया। वह वहां है। उद्धरण चिन्ह ... वहां पर। केल ने उस ओर देखा जहां म्यूएलर इशारा कर रहा था। वह खिड़की थी। ये वही बड़ी खिड़की थी जिससे केल ने दिन में पहले बाहर देखा था। तुम्हें बस बाहर कूदना है। खिड़की से बाहर। हाँ सर, तब आप 0वीं मंजिल पर होंगे। म्यूएलर ने अपना सिर ऊपर उठाया और उस छाया के मालिक की ओर देखा जिसने उसे ढंक रखा था। वह केल की आंखों में देख सकता था। उद्धरण चिन्ह ... आप जानते हैं कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, है ना? स्टील की छड़ रोशनी में चमक उठी। केल ने कांपते हुए म्यूएलर की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने लगा। फिर उसने म्यूएलर को उठा लिया। एगो, आप क्या कर रहे हैं सर? आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे जीने देंगे। केल ने म्यूएलर की चीखों को अनदेखा किया। इसके बजाय उसने खिड़की से बाहर देखने से पहले राउन और बिल्ली के बच्चों की ओर देखा। केल ने उन 3 जोड़ी आंखों को देखते हुए आह भरी जोर से घूर रही थी। पहले आप क्या? मुलर को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। हालांकि उन्होंने मुलर को जमीन पर गिरते नहीं देखा। केल ने तुरंत मुलर का पीछा किया। केल को 20 मंजिल नीचे गिरने का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं थी। नल उसके पैरों के ठीक नीचे एक मंच था। मुझे लगता है ये जादू है। केल ने जैसे ही यह अवलोकन किया, असली राजा का कमरा सामने आ गया। उसी समय उसे अपने पीछे से बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी। नूना, मैं अभी यह नहीं बता सकता कि मैं क्या देख रहा हूँ। हाँ, मेरी आंखें ठीक हैं, लेकिन यह अजीब है। ओह, राउंड के पास प्रशंसा के केवल एक शब्द थे। केल मुस्कुराने लगा। मैजिक टॉवर का स्वामी एक लालची व्यक्ति था। उसके अतीत में घटी किसी घटना के कारण वह लालच से भर गया था। सोना, जवाहरात, जादुई उपकरण, पैसे से बहुत चौड़ी 0वीं मंजिल भर गई। पूरा कमरा चमक रहा था और ऐसी चीजों से भरा हुआ था जिनकी कीमत बहुत अधिक होगी। उसका लालच लगभग एक औसत वयस्क ड्रैगन के स्तर पर था। ये वास्तव में आपको ड्रैगन की मांग के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। केल जादुई उपकरणों के ढेर की ओर बढ़ गया। इस कमरे में कोई भी वस्तु सस्ती नहीं थी। सभी जादुई उपकरण रत्नों से सजे हुए थे, जिससे ये स्पष्ट था कि वे रईसों या राजघरानों के लिए बनाए गए थे। पूरा कमरा ऐसी ही चीजों से भरा हुआ था। टॉवर के स्वामी ने इन उपकरणों का उपयोग नहीं किया, भले ही उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका इस तरह से उपयोग करना उसके लिए नहीं, बल्कि मैजिक टॉवर में मौजूद सभी लोगों के लिए था। केल ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह अपनी उंगलियों के जरिए उस आलसी की जिंदगी देख सकता था। हाँ। केल अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने अपनी सारी हंसी बाहर निकाल दी। मुलर ने केल को कुछ देर तक देखा और फिर लीज के कमरे की तरफ देखा, जिसके बारे में वह काफी समय से जानता था, लेकिन पहली बार देख रहा था। फिर उसने चुपके से हाथ बढ़ाया और अपने सबसे करीब रखे सुनहरे ब्रोच को पकड़ लिया। म्याऊं। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ऑन और हॉर्न उसे देखते हुए अपनी दुम हिला रहे थे। ब्लैक ड्रैगन भी उसकी ओर बढ़ा। मुलर ने जल्दी से अपने हाथ से सुनहरा ब्रोच छोड़ दिया। 30 वर्षीय चूहा कुछ नहीं कर सका। दूसरी ओर बच्चों की ओर देखते हुए केल के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। हम अमीर हैं।
केल की शांत आवाज सुनकर जो केल के मौजूदा हाव भाव से बिल्कुल अलग थी, ऑन और राउंड सभी मुस्कुराने लगे। नीचे जश्न के माहौल जैसा ही एक उल्लासपूर्ण माहौल पूरे कमरे में छा गया। चूहे ने ये सब भय भरी आंखों से देखा। मैजिक टॉवर से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद केल बीकरॉक्स से टकराया, जो अभी भी अपने टेंट की रखवाली कर रहा था। बीकरॉक्स ने ऐसा दिखावा किया जैसे केल मौजूद ही नहीं है, और केल ने भी टेंट में घुसते समय कुछ नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से म्यूएलर उनके साथ थे। केल ने मुलर को छोड़ दिया और सोफे पर बैठ गया। केल के कुछ कहे बिना ही मुलर ने केल के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन केल ने इसकी परवाह नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं तुम्हें एक गर्म बिस्तर और एक सुरक्षित जगह दूंगा जहां तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, और अंततः मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी भी दूंगा। वास्तव में हाँ, केल म्यूएलर की ओर झुका, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा था। सबसे पहले मैं तुम्हें विपर किंगडम छोड़ने दूंगा। मुलर की पुतलियां धुंधली हो गईं। वह नागरिकों और दूसरे जादूगरों दोनों से डरता था। बस इस जगह से निकल जाना ही उसे खुश कर देगा। केल ने लापरवाही से मुलर के कॉलर पर एक ब्रोच लगा दिया। ये वही सुनहरा ब्रोच था जिसे मुलर ने पहले लेने की कोशिश की थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे केल ने इसे होते हुए न देखा हो। मुलर का चेहरा पीला पड़ गया। मैं तुम्हें भी ऐसे ही खजाने दूंगा, तो मैं जो भी कहूंगा तुम उसे अच्छे से कर पाओगे, है ना? हाँ सर, मैं जरूर अच्छा काम करूंगा। फिर एक महल और एक जहाज का खाका तैयार करो। उद्धरण चिन्ह ... माफ करें, कहा जाता है कि मुलर में सबसे महान डेवलपर बनने की क्षमता है। केल चाहते थे कि मुलर चीजों का विकास करे। मैजिक टॉवर जैसी कोई चीज ठीक है, उसे एक सुरक्षित घर और परिवहन के मजबूत साधन की जरूरत थी। मुझे इसे कैसे बनाना चाहिए? म्यूएलर के प्रश्न ने केल को अपने परिवार के प्रतीक चिन्ह के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सुनहरा कछुआ। जब उसने जहाज और कछुए के बारे में सोचा तो उसके दिमाग में कुछ आया। किम रोक-सू ने कोरिया के महान कछुआ जहाज को याद किया, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहा। उसे बस परिवहन और सुरक्षा के लिए एक जहाज चाहिए था। कोरिया का कछुआ जहाज अपने रोमांचक इतिहास के साथ उसके लिए जरूरी नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... हमारा पारिवारिक प्रतीक स्वर्ण कछुआ है। आप इसे वहीं से समझ सकते हैं। मुलर इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, लेकिन केल ने मुलर के साथ सख्ती से पेश आना सुनिश्चित किया। कड़ी मेहनत करो, जैसे कि तुम्हारा जीवन उसी पर निर्भर करता है। हाँ, उस पर नजर रखना। म्याऊं। निगरानी मजेदार है। मुलर बच्चों के प्रति कमजोर थे। वास्तव में वे बच्चों के प्रति बहुत कमजोर थे। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। केल ने उसकी आवाज सुनी और सोचा कि आज के ऑपरेशन से वह कितना संतुष्ट है। वह अलाव के पास लोगों के गाने की आवाज सुन सकता था। आधी रात होने के बावजूद जश्न अभी भी जारी था। यह एक शोर भरी रात होने वाली थी। तारांकन। जश्न सुबह तक जारी रहा, लेकिन उसके बाद शांति छा गई। हालांकि शांति के दौरान भी समय बीतता रहा। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? चीफ हेरोल के सवाल पर केल ने बस अपना हाथ हिला दिया। इतना तो, हृदय की जीवन शक्ति के कारण केल हमेशा सर्वोत्तम स्थिति में रहता था। क्या आप सभी को अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है? हेरोल और बाकी चीफ थके हुए लग रहे थे। बिल्लोस भी ऐसा ही था। मैं कमजोर नहीं हूँ। कोने में नशे में धुत टूनका भी वैसा ही था। केल ने टूनका को अनदेखा किया और हेरोल से बात करना जारी रखा। चीजें अपेक्षा से अधिक तेजी से आगे बढ़ी। उद्धरण चिन्ह ... इस बात को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं था। मैजिक टॉवर के लिए सौदा करने में बस एक दिन का समय लगा। हालांकि इसमें लंबा समय लग सकता था, लेकिन जब एक पक्ष तत्परता की स्थिति में होता है तो सौदे हमेशा तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये बात तो सही है क्योंकि आप सब लोग जल्दी में हैं, है ना? चाहे वे कुछ भी करें, गैर जादूगर गुट, जो कि गरीबों का समूह था, हमेशा पैसे की कमी से जूझता रहेगा। शाही परिवार अपना सारा पैसा जादूगर गुट को दे देता और मैजिक टॉवर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी काम का हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि वे राज्य में जादू के उपकरण बेच सकते थे, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा ही गिरती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हेरोल संभवतः जितनी जल्दी हो सके केल से छुटकारा पाना चाहती थी। क्या आपको अनुबंध पढ़ने का मौका मिला, युवा मास्टर निम? जैसे ही मुझे यह मिला, मैंने इसे तुरंत पढ़ लिया। कुल मात्रा 10 अरब गैलन से कुछ अधिक थी, क्योंकि इसमें आसपास की कुछ भूमि भी शामिल थी। चिंता मत करो, मैं इसे 1 साल के भीतर नष्ट कर दूंगा। अनुबंध में कहा गया था कि हालांकि केल ने मैजिक टॉवर खरीद लिया है, लेकिन वह इसे 1 वर्ष के भीतर नष्ट भी कर देगा। वह मैजिक टॉवर भवन को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं करेंगे। वह केल हेनिट्यूज नाम से किसी भी जादूगर को एकत्रित नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं सचमुच तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। टूनका ने कैले को ऐसे घूरकर देखा जैसे वह अपना धन दिखाने आया हो, लेकिन कैले ने बस अपने कंधे उचका दिए। मैं बस एम्पायर के बेल टॉवर के बाद सबसे ऊंचे दृश्य का मालिक बनना चाहता था। टूनका ने अविश्वास से उसकी ओर देखा, लेकिन अनुबंध को केल की ओर ऐसे धकेल दिया जैसे वह किसी और जटिल बात के बारे में सोचना ही नहीं चाहता था। बस इस पर हस्ताक्षर कर दो। मैंने आज तुम्हारे अधीनस्थ हिल्समैन के साथ मुकाबला करने का वादा किया था। मुहाहा। वाइस कैप्टन हिल्समैन का नाम आते ही केल का चेहरा सख्त हो गया। वाइस कैप्टन लोगों से घुलने मिलने में बहुत माहिर थे। उन्होंने नागरिकों से सहयोग के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। चोई हान ने बताया कि यह सब देखना कितना आश्चर्यजनक था। आपको बस यहाँ मुहर लगानी है। हेरोल ने कैल को एक इंक पैड दिया। उस पर कैल और हेरोल की नजरें एक दूसरे से मिली। हेरोल ने कैल की आंखों में देखा जैसे वह कैल के इरादों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैल ने बस मुस्कुरा दिया। हेरोल शायद मैजिक टॉवर को बेचना नहीं चाहता था क्योंकि उसे संदेह था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि इसे बेचने से उन्हें बहुत कुछ हासिल होने वाला था। ऐसे लाभों को नजरअंदाज करना मुश्किल था। लो, मैंने इस पर मुहर लगा दी है, इसलिए तुम भी लगाओ। टूनका ने ताजगी से, और अगर हम मतलबी होना चाहें तो बेवकूफी से, बिना किसी हिचकिचाहट के अनुबंध पर अपना अंगूठा लगा दिया। केल ने भी अनुबंध की 2 प्रतियों पर अपना अंगूठा लगा दिया।
फिर उसने अपनी प्रति अपनी जेब में रख ली। अब बिलोस की बारी थी। मैं बिलोस फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के सदस्य के रूप में धन हस्तांतरण के लिए गवाह और मध्यस्थ के रूप में काम करूंगा। टूनका ने अपना सिर हिलाया और हाथ बढ़ाया तथा केल ने भी उसका हाथ मिलाया। अगर आपको मैजिक टॉवर को नष्ट करने में मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताएं। मैं हमेशा उस गंदी इमारत को नष्ट करने में मदद कर सकता हूँ। जरूर, आप इस बात पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि आपने हमारे साथ समझौता किया है जो आगे चलकर महान कार्य करेगा। केल ने टूनका से आंखें मिलाईं, जिसने उनके हाथ मिलाने में और अधिक ताकत लगा दी। हम इस महाद्वीप के इतिहास में अपनी छाप छोड़ेंगे। आप ये कह सकते हैं कि आप मुझे जानते हैं। हा, इतिहास मेरी गांड। खैर, हारना भी इतिहास में दर्ज हो जाता है। वॉल्यूम 5 की सामग्री जल्द ही समाप्त हो जाएगी। केल को नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे इसकी आशा है। केल ने टूनका के शब्दों का सम्मानपूर्वक जवाब दिया। अनुबंध समाप्त हो गया था। केल ने सरदारों के तंबू को छोड़ दिया और अपने तंबू में वापस चला गया। बिलोस स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही केल तंबू में दाखिल हुआ, उसे पता चल गया कि बिलोस के चेहरे पर ऐसी विकृत मुस्कान क्यों थी। केल ने अपनी जेब से सोने की पट्टिका निकाली और उसे थोड़ा घुमाया। एक क्लिक के साथ सोने की पट्टिका का ऊपरी हिस्सा ढक्कन की तरह खुल गया। ओह टिल्ड, जब शाही प्रतीक की एक मोहर दिखाई दी तो बिल्लोस उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम इतने आश्चर्यचकित होकर क्या देख रहे हो? नोट पर स्टाम्प का इस्तेमाल करने से पहले केल ने बिलोस पर हंसा। शाही शिखा वाला ये स्टाम्प 2 बार इस्तेमाल करने के बाद गायब हो जाता था। केल ने बिलोस को एक जादुई थैला दिया जो लालच से सुनहरी पट्टिका की ओर देख रहा था। क्या ये वही बैग नहीं है जो मैंने दिया था? खोलो इसे। बिल्लोस ने वह जादुई थैला खोला जो उसने केल को बेचा था। उद्धरण चिन्ह ... बहुत खूब। वह बैग के अंदर कई जादुई उपकरण देख सकता था जिन्हें छोटा कर दिया गया था। वे सभी रईसों और राजघरानों के लिए जादुई उपकरण थे। बिलोस ने फिर से केल की आवाज सुनी। भविष्य में आपको कम से कम कुछ और बैग मिलेंगे। लगभग 1 महीने बाद धीरे धीरे उन्हें बेचना शुरू करें। बिल्लोस ने बैग को कसकर पकड़ लिया और सावधानी से पूछा, मुझे कितना मिलेगा? 30% की ज्यादा। बिलोस अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। ऐसा नहीं था कि 30% बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जिस कैल को वह जानता था वह इस तरह की चीजों के मामले में काफी पारंगत था। इसलिए उसने सोचा कि अधिकतम उसे 20% मिलेगा, खासकर तब जब ये जादुई उपकरण अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थे। व्यापारी संघ का नेता। केल की आवाज बिल्लोस के कानों में सटीक बैठी। वह स्थिति जो आप चाहते थे, आपको जल्दी से वह स्थिति लेनी होगी। उत्तर और समुद्री मार्ग जल्द ही पलट जाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... एक और युद्ध। किसी और को मत बताना। मैं ऐसी बहुमूल्य जानकारी क्यों साझा करूंगा? बिल्लोस ने सावधानीपूर्वक जादुई थैला अपनी जेब में रख लिया। कृपया भविष्य में मुझे जो भी चाहिए देने में संकोच न करें। जरूर, हो सके तो अपने चाचा से भी संपर्क में रहना। उनके चाचा ओडियस फ्लिन, वह व्यक्ति जो रोहन साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण रखता था। क्यों मेरे चाचा? ब्लैक ड्रैगन राउंड को अपना बदला लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसका एक कारण है। आपको उत्सुक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ। बिलोस ने कुछ और नहीं पूछा, इसके बजाय उसने केल को एक जादुई वीडियो संचार उपकरण दिया। यह एक कीमती वस्तु थी जिसे बिलोस ने कड़ी मेहनत से हासिल किया था, लेकिन केल ने इसे ले लिया और हल्के से बिस्तर पर फेंक दिया। केल को अपने सामान्य स्वभाव की तरह व्यवहार करते देख बिलोस तंबू से बाहर निकलने लगा। अगली बार मैं आपसे वीडियो के माध्यम से संपर्क करूंगा, युवा मास्टर निम। जरूर। बिल्लोस के जाते ही केल ने ऑन और हॉर्न को आदेश दिया। बच्चों को यहाँ ले आओ। म्याऊं। कुछ क्षण बाद केल ने बोलना शुरू करने से पहले उन बच्चों की ओर देखा जिन्हें ऑन और हॉर्न लेकर आए थे। अवधि है। वह बीच वाक्य में ही रुक गया और एक गहरी सांस ली। वह जितना संभव था उतना भौहें सिकोड़ रहा था। हिल्समैन जी श्रीमान। सुबह के शुरुआती घंटों तक जश्न का आनंद लेने के बाद वाइस कैप्टन की हालत खराब लग रही थी और शराब की बदबू भी आ रही थी। हालांकि उनकी हालत ठीक लग रही थी। बीक्रोक्स की रिपोर्ट के अनुसार हिल्समैन नागरिकों के साथ हाथ में हाथ डाले हुए थे और अपने तंबू में वापस आकर आनंद ले रहे थे। क्या तुम्हें उत्सव अच्छा लगा? बिल्कुल, मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हिल्समैन ईर्ष्यालु किस्म का व्यक्ति था, लेकिन वह वास्तव में एक सामाजिक व्यक्ति था। क्या ऐसे आदमी को लॉक के साथ भेजना ठीक होगा? केल को कुछ चिंताएं थीं, लेकिन इस समय उसके पास और कुछ करने के लिए कुछ नहीं था। उसने लॉक, वुल्फ, बच्चों और हिल्समैन की ओर देखा और फिर अपनी बात पर लौट आया। अवधि 1 माह है। केल अब लॉक के साथ अपना सौदा शुरू करने की योजना बना रहा था। उसने मेज के ऊपर एक नक्शा खोला और विपर किंगडम के दक्षिणी छोर पर एक पहाड़ की ओर इशारा किया। यलिया पर्वत। तुम्हें बस वहां जाकर वह वस्तु ढूंढनी है जो मैं तुम्हें वहां ढूंढने के लिए कहता हूँ। इस बार प्राचीन शक्ति एक वस्तु में अंतर्निहित थी। उद्धरण चिन्ह ... युवा मास्टर निम। हाँ उप कप्तान, मैंने उस पहाड़ के बारे में पहले भी सुना है। इसकी चोटी बहुत ऊंची है और कहा जाता है कि यह चोटी पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। मैंने ये भी सुना है कि यह महाद्वीप के शीर्ष 3 सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है। और केल ने हिल्समैन की बजाय लॉक की ओर देखा, जो उत्तर नहीं दे सका। क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ या नहीं? मैं ये कर सकता हूँ। लॉक ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। वह अभी भी डरपोक और भोला था, लेकिन जब वह पहली बार केल से मिला था तब की तुलना में वह बहुत अलग था। मैस जी श्रीमान, आप सभी को चोटी पर जाने की जरूरत नहीं है। बस बेस के आसपास से लॉक का समर्थन करें। मेस और बच्चों ने एक दूसरे को देखा और फिर जोरदार तरीके से जवाब दिया। हाँ सर, हम आपको मिशन का सफल समापन अवश्य दिखाएंगे। ओह, इसके बारे में इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। हिल्समैन से बात करने से पहले केल ने उनकी ओर हाथ हिलाया। आप मार्गदर्शक हैं। बच्चों का अच्छे से मार्गदर्शन करें, उन्हें अच्छा खिलाएं और सुनिश्चित करें कि उन्हें आराम मिले। उद्धरण चिन्ह ... तो मुझे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। हिल्समैन ने अपना सिर खुजलाया और बुदबुदाने लगा। मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है।
आखिर यह आदमी वाइस कैप्टन बनकर क्या कर रहा था? केल के मन में अचानक हेनिट्यूस परिवार की नाइट्स ब्रिगेड के बारे में कई सवाल उठने लगे। तुम्हें जो करना है करो। हाँ सर, मैं बच्चों के लिए एक महान मार्गदर्शक और रक्षक बनूंगा। ओह, युवा मास्टर निम, हमें कहाँ लौटना चाहिए? हिल्समैन के प्रश्न पर केल ने एक स्थान की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वहां पर। हाँ ओम, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत जगह की ओर इशारा नहीं किया? हिल्समैन की आंखें उस ओर से हट नहीं पा रही थी जहां केल इशारा कर रहा था। यह पश्चिमी महाद्वीप के 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था। वापसी का कोई रास्ता नहीं। यह उरीन में स्थित था, जो एक वर्षावन है जहां साल भर बारिश होती रहती है। उस जंगल में ये रास्ता ऐसा था जहां कई यात्री गए और कभी वापस नहीं आए। कोई नहीं जानता था कि अंदर जाने वाले लोगों का क्या हुआ। यह विपर किंगडम और पश्चिमी महाद्वीप के बीच की सीमा पर स्थित था। केल उस वर्षावन की ओर इशारा कर रहा था। वाइस कैप्टन, नो रिटर्न के रास्ते पर होइक गांव नाम का एक छोटा सा गांव है। यह एक छोटा सा गांव है, साथ ही नो रिटर्न के रास्ते में आने का एकमात्र प्रवेश द्वार भी है। यह विपर किंगडम के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित एक बहुत छोटा सा गांव था। यह गांव इस वर्षावन के प्रवेश द्वार पर स्थित था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वहां आए वह मार्ग जहां से वापसी संभव नहीं। अब से लगभग 1 महीने बाद जंगल की रानी अपने अधीनस्थों के साथ ओरिम के अंदर भागती हुई दिखाई देगी। उस समय केल उसका मार्गदर्शक बनने की योजना बना रहा था। चोईहान, जो एक तरफ खड़ा था, उसके पास आया और पूछा, तो क्या होइक गांव हमारा अगला गंतव्य है? हाँ। केल आलीशान आलसी जीवन की ओर बढ़ने वाले पहले कदम के अंतिम चरण, पैसे के कदम के बारे में सोच रहा था और मुस्कुराने लगा। एक बार जब वह जंगल की रानी के साथ इस व्यवसाय का ख्याल रखता है तो वह रोआन साम्राज्य में वापस आ जाएगा और एक मजबूत घर बनाने से पहले राउंड का बदला और कुछ तुच्छ चीजों का ख्याल रखेगा। यहाँ काम पूरा हो जाने पर हम तुरंत वहां जा सकते हैं। केल जल्द ही आने वाले वॉल्यूम 5 से आगे के भविष्य के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी कर रहा था। तारांकन तारांकन तारांकन। 3 सप्ताह बाद केल होइक गांव पहुंचा। बूंदाबांदी हो रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यहाँ इतने सारे कब्र के पत्थर क्यों हैं? रोजलिन के प्रश्न का उत्तर देने से पहले केल ने गांव के प्रवेश द्वार से शुरू होने वाली कब्रों की ओर देखा। होइक गांव एक ऐसा गांव है जिसे उन यात्रियों के परिवारों द्वारा बनाया गया था जो वहां गए और कभी वापस नहीं आए। अपने प्रियजनों के वापस लौटने की उनकी बेताब विनती और साथ ही यह उम्मीद कि वे किसी दिन वापस लौट आएंगे ने उन्हें यहाँ रहने और इस गांव को बनाने के लिए प्रेरित किया। वे लोग जो बिना वापसी के रास्ते पर चले गए थे, वे कई अलग अलग कारणों से वहां चले गए थे। हालांकि उनके कभी वापस न आने के कारण उनका परिवार उनके जितना संभव हो सके उतना करीब चला गया। हालांकि लोग अंततः हार मान लेते हैं। एक बार जब वे उम्मीदें निराशा में बदल जाती हैं तो वे कब्र के पत्थर उसी का परिणाम होते हैं। कब्र के पत्थर उनके प्रियजनों के लिए रखे गए थे, जिनके बारे में उन्होंने फैसला किया था कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। होइक गांव आशा के गांव के बजाय दुख का गांव था। केल ने गांव के बाहर बड़े जंगल की ओर देखा। कितनी दुखद जगह है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? केल ने सहजता से चोईहान के प्रश्न का उत्तर दिया। आशा, माफ करें, हम जंगल की आशा होंगे।